गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज पेपर देकर के आ रहे होंगे आप लोग सेकेंड शिफ्ट में सीटेट का प्राइमरी पेपर के नाम से जाना जाता है, या क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सीबीएसई के द्वारा भी कंडक्ट कराया गया है। जैसा कि अभी मैंने इसके पहले जस्ट जो पेपर 2 के नाम से जाना जाता है और जो जूनियर के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको मैंने जस्ट अभी सॉल्व कराया और अभी भी जस्ट बच्चे घर जा रहे होंगे, रास्ते में जा रहे होंगे, तो अपना आंसर की मिलाते चले। और बड़े उत्सुकता होगी कि किस क्वेश्चन के आंसर क्या जा रहे हैं, क्या गलत जा रहे हैं, क्या सही जा रहे हैं, क्यों गलत जा रहे हैं, क्यों सही जा रहे हैं। तो उसके आंसर के साथ साथ थोड़ा सा एनालिसिस भी देखते हैं कि क्या इसमें है। तो संकल्प ट्यूटोरियल आप सबका स्वागत करता है। मैं आदित्य, और अपने जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं उन सबको एक बहुत सारी बधाइयां कि पेपर बिल्कुल उसी तरीके से आ रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन कराया गया है, और काफी आसान पेपर बने हैं। और आपको बस पकड़ना ये है कि सीटेट का जो दिशा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसका मतलब तरीका है पूछने का, किस दिशा में जा रहा है। तो जो इन चीजों को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, वो सारी चीजें, इन चीजों को आसान समझेगा वो। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट रहे जो मतलब बताते थे कि बिल्कुल सर किताब तक नहीं छुए थे, कुछ नहीं किए थे, सिर्फ कनेक्टिविटी बनी रह गई थी कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सीटेट का। तो उसमें भी बच्चे 100 मार्क्स लेकर के आए। कोई अभी तो एक मतलब यही बनारस में एक सलोनी थी, उन्होंने बताया कि सर मेरा 94 मार्क्स जा रहा है, मैंने कभी भी किताब लेकर पढ़ा नहीं था, कुछ मैंने देखा नहीं, सिर्फ आपके लेक्चर को ध्यान दिया था, कॉन्सेप्ट समझा था उनसे। और मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बता रहे हैं कि सर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते थे कि क्या कहना चाह रहा है सीटेट, और जैसा आपने एक्सप्लेन किया उन सारी चीजों को समझते थे। तो आइए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं कि क्या सारी चीजें घटनाएं घटित हुई हैं इस पेपर में और इसका ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित ये कौन सा है, ये बुकलेट नंबर ए वाला है, ए सेक्शन का है। तो मतलब कि जो जिन बच्चों का बुकलेट का कोड ए रहा होगा उसका ये पेपर है। तो क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, अपने जो भी बुकलेट होंगे उनको देखते चलेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है। हो सकता है आपकी बुकलेट में ये क्वेश्चन किसी और नंबर पे दिया गया हो और इस बुकलेट में क्वेश्चन किसी और नंबर पे दिया है। पेपर आपके मतलब कि सबके वही है, लेकिन बस क्वेश्चन इधर उधर गए हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया। बार बार एक ही चीज मैंने पढ़ाया था कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो इसमें जो भी सतत मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन है, या फिर सतत को आप रचनात्मक भी कह सकते थे, ठीक है, और व्यापक को आप योगात्मक भी कह सकते थे, संरचनात्मक आप सतत को कह सकते थे, संकलनात्मक वर्ड था तो व्यापक के अंतर्गत आता था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये काफी आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं कि सतत व्यापक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एंड समेटिव की बात है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव की बात है। तो फॉर्मेटिव को आप सतत कह सकते हैं, इसी को आप संरचनात्मक भी कह सकते हैं, और व्यापक को आप कह सकते थे योगात्मक मूल्यांकन, और फिर इसी योगात्मक को संकलनात्मक भी कह सकते थे। तो कहने का मतलब है कि नाम मैंने सारा चीज उसमें बता दिया था आप सबको कि किसको किस नाम से जाना जाता है। फॉर्मेटिव को आप देखते थे, 5-6 नाम उसके भी थे, और समेटिव के 5-6 नाम उसमें भी थे। तो सारा नोट्स मैंने प्रॉपर कराया था। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो इसमें दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है कि सर्वश्रेष्ठ कार्ड पोर्टफोलियो, और दूसरा दिया आपका वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तीसरा दिया मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, और चौथा दिया मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। जहां पर मानकीकृत चीजें आ रही थी वो तो निगेटिव जा रही थी। ये आपके टैग वर्ड में मैंने बताया था कि बच्चों को कभी भी मानकीकृत तरीके से किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं करेंगे, अर्थात बच्चों में कभी भी कोई भी आप असेसमेंट कर रहे हैं तो वो मानकीकृत नहीं होगा, स्टैंडर्ड पर नहीं होगा, स्केल पर नहीं होगा, रेट पर नहीं होगा। तो मानकीकृत के 2 ऑप्शन आपके कट जा रहे हैं, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन सीधे से कट जा रहा है। अच्छा, एक दिया सर्वश्रेष्ठ और एक दिया वृद्धि और अधिगम प्रगति। तो जब हम फॉर्मेटिव समेटिव करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के क्लास के बीच में और क्लास के साथ साथ उसके बाद की जो स्थिति होती है उन दोनों का मूल्यांकन किया जाए। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि हो रही है वो और अधिगम की जो प्रगति हो रही है वो, इन दोनों के आधार पर एक पोर्टफोलियो बनाया है। तो इस पोर्टफोलियो के माध्यम से हम ये दे सकते हैं कि वो सतत और व्यापक मूल्यांकन का पार्ट कहला सकता है। तो अगर तुम सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो देखेंगे तो सिर्फ एक पोर्टफोलियो का एक इंडिकेशन दे रहा है। पोर्टफोलियो बनाने का आपके पास जो डेटा बन रहा है सिर्फ डेटा दे रहा है, उसमें प्रगति के बारे में बहुत सारी चीजें, वृद्धि वृद्धि को नहीं दर्शा रहा है, वो अधिगम को, प्रगति को नहीं दर्शा पा रहा था। यानी जब दोनों चीजों को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा था वो
सतत व्यापक मूल्यांकन का पार्ट हो जाएगा। इसके आधार पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन भी आपके पास सही है तो दूसरे वाले भी सही है, लेकिन आपको देखना यह है कि कौन सा ज्यादा बेटर रिजल्ट आपके सामने या फिर ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। उन सारी चीजों को आप ध्यान देंगे कि सीटेड पूछता क्या है कि चार ऑप्शन आपके पास सही है, हो सकता है कि उसमें से कोई कम ज्यादा, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे ज्यादा सही हो, तो आपको सबसे बेटर रिजल्ट को चुनना होता है, सबसे बेटर आंसर को चुनना होता है। सीटेट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में आप किसी अच्छे प्रश्न के किसी अच्छे विकल्प का चयन कर रहे हैं, तो इसके आधार पर सीबीएसई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वो जो आपका सही जा रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यहां पर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो सेकंड दिया हुआ है वो आपका जो क्वेश्चन सेकंड है ये आपके असर्शन और रीजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर यह पूछा गया है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। पहला एक आपका स्टेटमेंट दे दिया है कि जो टीचर हैं वो जब पढ़ाई करने चले जा रहे हैं, मतलब क्लास में जब जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाते वक्त जो टीचर हैं वो अपने पूर्व के आग्रह यानी कि प्री जुड़ाई जो चीजें हैं या पहले की जो भी उनकी मेंटेलिटी या फिर कॉग्निटिव स्टेटस है या किसी बच्चे के प्रति जो भी कुछ कभी कोई घटनाएं घटित हुई हो, तो उन चीजों के साथ तो नहीं जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि उनके माइंड में किसी बच्चे को लेकर के कोई गलत निर्णय है या फिर गलत धारणा है, उनके आधार पर चले जा रहे हैं क्लास में और फिर वो बच्चा वहां पर मिल जाएगा तो फिर उसके साथ पूर्वाग्रह की स्थिति में उस बच्चे के साथ क्लासमेट करने लगेंगे। तो ऐसा चेक करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो शिक्षक है वो क्लास में जब जा रहा है तो उसका जो दृष्टिकोण है वो पूर्वाग्रह से जुड़ा है कि नहीं है। तो टीचर इन चीजों को बैलेंस करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम किसी चीज का निर्णय ले रहे हैं उस बच्चे के साथ कहीं बायसनेस ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। तो ये जांच आपको एज ए टीचर आपको करना पड़ेगा, पूर्वाग्रहों की जांच एज ए टीचर आपको करना पड़ेगा, यानी ये आपका स्टेटमेंट सही जा रहा है। ओके, पूर्वाग्रह का मतलब होता है जब किसी भी विचार पर, किसी भी तर्क पर या फिर किसी भी धारणा के आधार पर आप आपके माइंड में कोई पहले की एक धारणा, एक पहले की कोई एक घटना आपके माइंड में बनी हुई है और उसी धारणा और घटना के आधार पर आप आगे का निर्णय लेते चले जा रहे हैं, तो ये पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, तो उसे पूर्वाग्रह को टीचर को चेक करना पड़ेगा कि हमारे माइंड में, हमारे विचार में, हमारे स्वभाव में, हमारे संज्ञान में, हमारे भाव में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बच्चे के लिए हमारे मन में किसी प्रकार की पूर्व की धारणा या पूर्व के आग्रह के रूप में रखा गया है। तो इसकी जांच टीचर करेगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा था। ठीक है, अच्छा दूसरा दिया है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अच्छा देखिए, इसपे जो एक्सप्लेनेशन है बड़ा कम लोग समझ पाएंगे कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो आपका तरीका है, कार्यात्मक स्थिरता, कार्यात्मक स्थिरता का मतलब होता है कोई चीज पहले से फिक्स है कि कार्य करने की शैली को किसी ने पहले से फिक्स कर दिया, अर्थात कि हम ये कह सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं किसी ने पहले से फिक्स कर दिया है। ठीक है, जब किसी ने पहले से फिक्स कर दिया है आपकी समस्या समाधान की जो क्षमता हो जाएगी, जो क्रिएटिविटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर जो हम किसी बच्चे के पहले से फंक्शनल और फिक्सनेस को हम इंडिकेट कर देंगे कि तुम इसी के दायरे में, इसी क्राइटेरिया में, इसी स्केल में, इसी लिमिटेशन में ही किसी कार्य को कर सकते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान की कौशल या फिर उसकी क्षमता विकसित कैसे होगी। समस्या समाधान के कौशल का विकास तभी होता है जब बच्चा उन्मुक्त तरीके से सोचने का प्रयास करता है, यानी स्वतंत्र तरीके से सोचने का प्रयास करता है कि जो वो है उसके आधार पर धारणाओं या परिकल्पनाओं का निर्माण करे और आगे आने वाली सिचुएशन में, परिस्थितियों में उन समस्याओं का समाधान कर पाए। यानी कि किसी प्रकार की जो कार्यात्मक स्थिरता है वो क्या करती है, समस्या समाधान को बाधित करती है, यानी यह भी स्टेटमेंट आपका सही जा रहा है। ठीक है, यानी ए एंड आर दोनों सही जा रहा है, तो दोनों ए और आर सही जा रहा है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ओके, तो आपका ये वाला मिला लीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें दिया है थोड़ा देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये ब्लैक बोर्ड, मतलब ये जो कहते हैं कि डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीजें क्लियर आ नहीं पाती हैं, तो थोड़ा सा ये सारी चीजें इधर। ठीक है, क्वेश्चन शो कर रहा होगा अच्छे से, आइए थोड़ा देखते हैं। कलर रहने देना, कलर अच्छा है।
तो अगला क्वेश्चन दिया है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी, गणित में उसका खराब अंक है, अभी एक बच्चा कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, उसको अंक के बारे में समझ ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, यानी उस समझने की उसके अंदर जो क्षमता योग्यता है वो है ही नहीं। कह रहा कि अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो मुझे ये पूछ रहा है कि अभी का जो भी वो कहने का जो लहजा है, जो कहने का तरीका है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब हम देखें किस्मत, किस्मत तो नहीं होता कोई चीज का, ठीक है। फिर कार्य की कठिनाई, कठिनाई के आधार पर बच्चे कभी कभी ऐसा कह देते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं, लेकिन एज ए टीचर आपको समझना पड़ेगा कि कठिनाई के आधार पर कहा कि क्या कारण है, ठीक है। तो यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत जा रहा है और ये भी ऑप्शन आपका गलत जा रहा है, उसी से कमी है। तो ये तो मान लीजिए बच्चे की खुद की कमी है, लेकिन एज ए टीचर आप क्या करेंगे, यानी एक एनसीएफ का स्टेटमेंट है कि यदि एक बच्चा फेल है तो पूरा सिस्टम फेल होता है, यानी हम ये भी नहीं कह सकते कि कोशिश की उसने कमी की। आप एक टीचर हैं तो आपको बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी को इनहेंस करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। बच्चे में कमी नहीं है, ये बार बार आपका सीटेट ये आपसे एक्सपेक्टेशन करता है, सीबीएसई आपसे यही सोचता है कि किसी बच्चे में कोई कमी नहीं है, आप जो भी उसके अंदर कमी है उसके अंदर जो भी एक पॉजिटिव गुण होगा उसको इनहेंस करिए, उसको आगे बढ़ाइए। यानी ऑप्शन हो जाएगा योग्यता का अभाव है, योग्यता का डेवलपमेंट टीचर को करना पड़ेगा कि उसके अंदर उस योग्यता डेवलप हो जाए कि वो ये ना कर पाए कि मुझे अंकों की समझ ही नहीं है, ठीक है। तो टीचर का गुण हो जाएगा कि वो उसको समझे, यानी आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, योग्यता का अभाव वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। आजा भाई आजा। अरे हाँ जी, भाई साहब दिख रहा है क्वेश्चन, पूरा नहीं दिख रहा होगा ना उस साइड से, सॉरी। ये ना जो डिजिटल बोर्ड है ना, बड़ा एक उलझाऊ चीज है। चलिए ये तो दिख रहा होगा ना आप तो, इधर बढ़ जा भाई, इधर बढ़ जा तू। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आइए इस पे देखते हैं। दिया है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत का नाम था सामाजिक संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और कभी कभी इसको सांस्कृतिक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित दृष्टिकोण है। तो वाइगोत्स्की ये कह देता है कि जो बच्चा होता है उसको सहायता दीजिए, उसको आप फैसिलिटेट करिए, और एमक्यू के रूप में आप उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे तो अपने स्तर तक, अपने जेडपीटी तक वो पहुंच जाएगा, यानी पोटेंशियल स्टेज तक वो पहुंच जाएगा। तो कहते हैं प्रत्येक बच्चा वो कर सकता है, लेकिन उसको पहले स्वयं से प्रयास करना होता है, फिर बीच में आपको इसके फोल्डिंग देना पड़ता है एजेएमक्यू के रूप में, फिर वो बच्चा जेडपीटी के पोटेंशियल लेवल पर वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सारी चीजें हैं। तो छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित है। भैया अगर जो कोई बच्चों को ऐसा काम थमा देंगे जो उनके पास से, जो उनके प्रीवियस नॉलेज से या एक्सपीरियंसेस से कोई संबंध ही नहीं स्थापित कर पा रहा है, तो बच्चा सीखेगा क्या, जानेगा क्या। और जो कोई बच्चा हम जो कहते हैं अल्फा बीटा गामा समझे भी नहीं करेगा क्या है क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सीधे सीधे असंबंधित की कहानी, ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। ओके, दूसरा आते हैं, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। अच्छा, ये वाला ऑप्शन ठीक जा रहा था। और भी देखते हैं तीसरा ऑप्शन, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, ये तो गलत है, इसके फोल्डिंग देना था ना। ले वाइगोत्स्की सिद्धांत पूछ रहा है, तो सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं ले वाइगोत्स्की ने कहा था कि भैया बच्चों को सहायता दीजिए, यानी इसके फोल्डिंग दीजिए, अस्थायी सहयोग दीजिए, एक टेक्निक दीजिए, बिना टेक्निक के वो मचान पे कैसे चढ़ेगा वो, ठीक है। तो यानी सहायता नहीं देना, यानी ये वाला ऑप्शन कट जा रहा है। चौथा देखते हैं, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकते हैं। देखिए ये तो आपका ऑप्शन सही जा रहा है, लेकिन पूछा कहानी किसका है, वाइगोत्स्की का। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि छात्रों के वर्तमान स्तर, यानी जो स्वयं के द्वारा किया गया कार्य था वो, और उस पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, वह इसकी फोल्डिंग देकर के जो बच्चा चाह रहा था उसी दिशा में उसको आगे बढ़ा देंगे। वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं। चौथा वाला ये ऑप्शन सही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे इंडिकेट कर दिया वाइगोत्स्की के अनुसार बताना था, यानी चौथा ऑप्शन आपका कट जाएगा, तीसरा ऑप्शन कट जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में दिया छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ओके, इसके बारे में पूरा प्रॉपर मैंने
डेटा के साथ और मैंने चार्ट के साथ पूरा मैंने प्लानिंग के साथ मैंने पूरा दिखाया था कि कैसे कैसे इसकी फोल्डिंग डेवलप हो रहा था, कैसे एमकेओ आ रहा था और कहाँ पर उसकी जेडपीडी और कहाँ पर उसको इनिशियल पोटेंशियल स्टेज सारी चीजें जा रही थी। ठीक है, तो उन सारी चीजों को फिर से क्लास में कराया जाएगा, आप लोग जरूरत होगा तो आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील कक्षा शिक्षा में, प्रगतिशील की बात हो रही शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा कह रहा है तो शिक्षक उसमें कैसा होगा प्रगतिशील कक्षा में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बाल केंद्रीय शिक्षा की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया ये रचनात्मक अधिगम की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यह एनसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा हो, बाल केंद्रीय शिक्षा हो, एनसीएफ की बात हो, ये सारी चीजें क्या कह रहा है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा क्या होता है देखते हैं। तो शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, तो ठीक है भाई, टीचर भाई ज्ञान के पहले सोर्स है, ठीक है, लेकिन और भी सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, विद्यालय की गतिविधियां, विद्यालय में बच्चे हैं, आसपास के जो पड़ोस है, माता पिता है, सारी चीज जुड़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा सही जा रहा था, फिर आगे और भी ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता, देखिए सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आ गई, मैंने कहा ना एनसीएफ, एनसीएफ कहता है, एनसीएफ 2005 कहता था कि टीचर इज ए सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर। ओके, सुविधा प्रदाता, टीचर क्या है, सुविधा प्रदाता है, सीधे सीधे कहता है। टीचर ये नहीं कर सकता है कि हम मैथ के टीचर हैं, आओ तुम हमसे मैथ पढ़ो, नहीं मैथ पढ़ोगे तो बहुत मार मारेंगे। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग के टीचर ऐसे ही करते थे, अपने मतलब मैथ के टीचर आते थे तो नहीं पढ़ पाते तो बहुत मार मारते थे। अब हमें बताइए कि बाकी विषय में अच्छा कर लेते थे तो उसको नहीं पढ़ाने के लिए फोर्स किया जाता था, मैथ पढ़ो मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो बहुत मार मारते थे, हम लोग डर के मारे क्लास छोड़ के भाग जाते थे पीछे से। तो कहानी ऐसी है कि आप एक सुविधा प्रदाता है, आप एक शिक्षक है, आपको मतलब डोमिनेट नहीं कर सकते आप डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते, आप एक टीचर है तो आप टीचर के रूप में फैसिलिटेट करिए। फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि कोई बच्चा है जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है उसको उस दिशा में सुविधा प्रदान करना। तो अगर जो कोई बच्चा है संगीत की दुनिया में आगे बढ़ना चाह रहा है तो संगीत की दुनिया में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अर्थात की थोड़ा लाइट कट गया है, एक मिनट सॉरी। लाइट कट गया, क्या किया जाए, कंटिन्यू करें सर, मतलब मेरा डार्क आ रहा है सर पूरा फेस। हाँ सर। हाँ सर, ये तो दिख रहा है पूरा डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर। ठीक सर, ठीक, ओके सर, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फेस पर ना जाइए, कहते हैं ना चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, तो कहानी कुछ ऐसे ही बना लीजिए, देखते हैं क्या कहानी। ओके, तो कह रहा था कि दूसरा कि शिक्षक की सुविधा प्रदाता है, तो कहने का मतलब ये था हम एक अंग्रेजी के टीचर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे बच्चों को फोर्स करें कि वो तुम अंग्रेजी में अच्छा कुछ करोगे तभी ज्यादा सही रहेगा। हो सकता है तुम्हारी अपनी कुछ कैपेबिलिटी होगी, हो सकता है कि तुम कला में कर सकते हो सकता है तुम मतलब कि क्राफ्ट में कर सकते हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई और स्किल हो। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर, जो भी बच्चा जिस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा था उसको उस दिशा में सुविधा प्रदान करने का आपको दायित्व तो है आपका, आपका एक कर्तव्य है। ओके, तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर, यानी सेकंड ऑप्शन सबसे बेटर जा रहा था, क्योंकि जब सुविधा प्रदाता हो जाता है तो इससे बेटर ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है। तो बाकी ऑप्शन ठीक है, यानी सीधे सीधे वो एनसीएफ का स्टेटमेंट पूछ रहा है कि शिक्षक क्या, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। अच्छा, तीसरा भी देख लेते हैं। खैर, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करता है, वह निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों नहीं होता है, हो सकता है कि सिचुएशनल कुछ कंडीशन ऐसे हो जाए कि भैया वहां पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़े, थोड़ा सा बदलाव वगैरह करना पड़े सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन आपका सीधे सीधे कट जा रहा है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है। हाल पर क्यों छोड़ गया, स्वतंत्रता तो अच्छी बात है, ये तो अच्छा है कि मतलब टर्म दे दिया है, लेकिन उनके हाल पर क्यों छोड़ देगा भाई। टीचर का गुण है कि फैसिलिटेट करना, भैया आपको जो कमी है जो भी चीजें हैं आप उसको क्या करिए, आप उसमें थोड़ा सा सुविधा दीजिए। ठीक है,
उसके हाल पे नहीं छोड़ूंगा। ओके, यानी ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा, पहला भी ऑप्शन कट जाएगा और ये वाला आपका सूत्र प्रदाता वाला सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर का। ठीक है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना। ओके, चलिए गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, आपको तो पता ही होगा। तो 8 बुद्धि दिया था, बाद में एक और बुद्धि जुड़ गया था, 9 बुद्धि हो जाता टोटल। तो हावर्ड गार्डनर का कहानी है था। हावर्ड गार्डनर के दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है, वो क्या कहना चाह रहा था वो ये पूछ रहा, ठीक ना। हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि बहुबुद्धि होता है एक व्यक्ति के अंदर कई सारी बुद्धियों का समंजन होता है और हो सकता है कि समय समय पर उन सारी बुद्धियों का प्रदर्शन करता रहे, ऐसा कहते हैं हावर्ड गार्डनर। ठीक है, तो कहते हैं सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं। समान तो नहीं समझ सकते हैं भैया। हाँ, कैसे समान समझ सकते हैं? किसी वस्तु को आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपका नजरिया कुछ और हो और दूसरे का नजरिया कुछ और होता है ना ऐसा। जैसे कि आप घाटों को देख रहे हैं तो घाटों को देखने का नजरिया आपका कुछ और हो सकता है, हो सकता है किसी और का कुछ और हो सकता है। तो नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। भैया बहुत सही कह रहा है कि सबके अपने अपने डायमेंशन हैं, अपने स्केल, अपने फ्रीक्वेंसी है, अपने अपने समझने के तरीके हैं। हो सकता है कि किसी मतलब कि कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है या कोई महिला है, आपको अच्छा लगा तो आपके देखने का नजरिया आपका अलग है तो आपको अच्छा लगा। हो सकता है किसी अन्य का देखने का नजरिया कुछ और हो, तो अच्छा लगे ना लगे तो उसके डायमेंशन के ऊपर है, उसके फ्रीक्वेंसी, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी नजरिया, उसके एनवायरमेंट के आधार पर वो सारी चीजें डिसाइड होती हैं। यानी यही बात आपका गार्डनर कहता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा था। और आगे देखते हैं, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। बिल्कुल गलत। उनका बहुबुद्धि, इनके सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो एक आयाम नहीं होता। ओके, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अलग अलग आयाम हैं और लोगों की अलग अलग योग्यता है। केवल प्रयोग के आधार पर अधिगम नहीं जुड़ा होता है। ठीक है ना, हम चीजों को सिर्फ प्रयोग के आधार पर चाहेंगे कि वो उसके अधिगम से हम जुड़ जाएंगे, तो ऐसा हावर्ड गार्डनर ने कहा ही नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा था बस एक व्यक्ति के अंदर कई सारी बुद्धियों का समंजन हो सकता है और उनको विभिन्न समयों में, विभिन्न आयामों में उसका जो नजरिया है, उसका जो बुद्धि है, विवेक है, वो कार्य करने लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके कट जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका। क्या भाई इतना बड़ा क्वेश्चन लेके चले आए। चलिए क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। ये पूछ रहा है कि बच्चों के अंदर जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, किसी चीज के लिए कॉन्सेप्ट उनके माइंड में कोई फ्रेमिंग हो रहा है, कोई बच्चे सोच रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कैसे कैसे वो सारी चीजें डेवलप होंगी उसके माइंड में, पहले क्या, फिर बाद में क्या, फिर उसके बाद में क्या। एक बार मैंने मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन का था वो। तो वहां पर पूछा गया था कि जो छोटे बच्चे हो तो कैसे सीखते हैं, फिर उसके बाद क्लास 5 के बच्चे कैसे सोचते हैं, 6, 7, 8 के बच्चे कैसे कैसे सोचते हैं। तो बड़ा अच्छा मैंने आंसर इसमें लिखा था, तो मुझे इंटरव्यू सिलेक्शन में मिला था, लेकिन मतलब अब नहीं इंटरेस्ट था उधर करने का जहाँ पर भेज रहे थे, तो मैं नहीं गया था। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो चूंकि ये जो संज्ञानात्मक क्षमता होता है, संज्ञान की क्षमता, संज्ञानात्मक जो विकास है, ये आपका जेरोम ब्रूनर एक व्यक्ति हैं जो आपके इनके सिद्धांत से, जेरोम ब्रूनर। ओके, मीडिया भाई मीडिया। ओके, जेरोम ब्रूनर, तो इन्होंने कहा था, इन्हीं के सिद्धांत से ये वाला जो क्वेश्चन है जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि क्रिया आधारित, फिर छवि आधारित, फिर संकेत आधारित। ये वाला ऑप्शन आपका इनेक्टिव और आइकॉनिक, फिर उसका सिंबॉलिक। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा था। जेरोम ब्रूनर का एक थियरी है, थियरी में उनको संज्ञानात्मक जो भावना है उनके विकास के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बताया बच्चों के जो संज्ञानात्मक भावनाएं होते हैं, जो विकास होते हैं, वो कैसे वो डेवलप होती है। तो सबसे पहले कहते हैं कि बच्चों के अंदर पहले क्रियाएं होती हैं, क्रिया आधारित। फिर वो कहते हैं कि चित्रों को देख करके सीखते हैं, चित्रों के बाद वो प्रतीकों का प्रयोग करने लगते हैं, यानी सिंबल का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, पहले वो काम धाम करेगा, आसपास देखेगा, कोई क्रिया वगैरह करेगा तो वो सीखता है।
तो बच्चों को क्रिया के आधार पर इसे प्ले वे वगैरह स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले रखा जाता है। फिर बच्चे चित्रों के आधार पर देख कर लगते हैं सीखने के, भैया ये शेप है, ये बॉल है, ये आपका त्रिभुज है, तो इन सारी चीजों के आधार पर बच्चे सीखने लगते हैं। फिर बाद में हमने कह दिया कि भैया इसको अल्फा से बीटा से और इसको गामा से डिनोट करो, यानी सिंबल के आधार पर सीखने का प्रयास करता है। तो जो सिंबॉलिक होता है वो लास्ट होता है, ठीक है। तो जेरम ब्रूनर के जो 3 स्टेज तरीके हैं उनको सिखाने के, उसी पर आधारित है। तो ये वाला छवि तो नहीं हो सकता, पहले छवि नहीं होता, संकेत सीधे सीधे नहीं दे सकते हैं। बच्चों को पहले संकेत के आधार पर नहीं सिखाएंगे, पहले बच्चों के आसपास के जो पर्यावरण है को दिखाकर उसमें क्रिया करा करके सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, संकेत की कहानी फिर आ गई, यानी दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन कट जा रहा था। पहला ऑप्शन आपका पहला क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित चीजों के बारे में आपको जेरोम ब्रूनर कह रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये थियरी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें है, और इस पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। दिया शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान को बढ़ाना है, सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। ठीक है भैया, अच्छी बात है, संवेग का सहारा देंगे, अच्छी बात है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, ये भी बात सही है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज और आ रहा है, जनजो एक है, जनजो, इन्होंने कहा था कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ पे जनजोग का नाम नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम कह देंगे भैया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी हमारा जो संवेग होता है, यानी जो हमारे भाव होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं वो हमारे ज्ञान को प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि आप क्लास में आए हैं और कोई बच्चा आपकी क्लास में एंट्री कर रहा है और पढ़ने के लिए बैठ गया है, पता चलो उसके घर पे मम्मी पापा आपस में झगड़ा किए, मारपीट किए हों, और बच्चा आपके सामने बैठ करके पढ़ रहा है, तो आप उसमें आप जो भी लेक्चर देंगे, जो भी उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, तो नहीं सीखेगा, उसके संज्ञान में वो डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी संवेग यानी भाव जो होंगे बच्चों के ज्ञान में प्रभाव डालेंगे, ठीक है। तो ये जनजोग का जो स्टेटमेंट था वो उन्होंने कहा कि कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उसको उन चीजों को हटा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जनजोग के बारे में पूछा हो गया, यानी ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू जा रहा है और ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू जा रहा था, ठीक है। कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान के लिए, अच्छा संज्ञान बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों में संवेगात्मक सहारा देंगे, ठीक है। बच्चों में जो संवेग के आधार पर किसी चीज को सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी मनस्थिति के आधार पर सिखाने का प्रयास करेंगे। अब पता चला कि आपका मन ही नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको पकड़ कर आ रही है, वो कह रही है कि चलो चलो हमारे साथ घूमने चलो, घूमने चलो, और आपका मन ही नहीं है कि घूमने का मन है, तो फिर क्या करेंगे, छोड़ो यार हमको नहीं जाना, ठीक है। तो बाय द वे में कहने का मतलब ये है कि संवेग जो चीजें हैं वो आपके संज्ञान को प्रभावित करेंगे, आपके सीखने के तरीके में आपके कार्य को प्रभावित करेंगे, ये ध्यान में रखना, ओके। चलिए, तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या करके, क्योंकि संवेग संज्ञान की कहानी है, उसमें वही कहानी, ठीक है। यानी ये ऑप्शन आपके कट जा रहे हैं, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 9, कितना बड़ा अच्छा लग रहा है, बस 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 इतना ठीक है। आइए, विकास के संदर्भ में अगला क्वेश्चन दिया है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो विकास के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, तो भैया ये तो विकास का क्रम तो सही रहता है, यानी ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत जा रहा है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, यानी ये ऑप्शन थोड़ा सही जा रहा था। और आगे देखते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, भैया ये तो गलत है। पहले बच्चों में सामान्य सा विकास होता है, आ गया, गर्मी भी हो रहा था ना, बात ये नहीं कि दिन में उतर कर देखिए गर्मी भी हो रहा, ठीक है। चलिए, तो विकास विशेष से सामान्य नहीं होता है, विकास पर क्या सारे बच्चों में समान होता है, फिर उसके बाद उनके नरिशमेंट के अकॉर्डिंग, उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके पालन पोषण के अकॉर्डिंग, उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनके माहौल के अकॉर्डिंग, उनके आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग चीजें बदलते चली जाती हैं, यानी विशिष्टताएं आती चली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप छोटे रहोगे, सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते 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 उसी में कोई बच्चे साइंटिस्ट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएम में चला गया, कोई अपना इंजीनियरिंग कर लिया, कोई अपना एमबीबीएस कर लिया, तो विशिष्टताएं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। यानी विशिष्टता जो होती है वो पहले सामान्य से आती है, तब विशिष्टताएं होती है, पहले विशिष्ट नहीं होता बच्चा, पहले उसमें सामान्य चीजें आती है, फिर वो विशिष्ट होता चला जाता है। ये ऑप्शन आपका सही जा रहा, नहीं सही जा रहा था भैया, विशेष से सामान्य ना, गलत जा रहा था। अच्छा, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका जो विकास ज्ञान का विकास है और आपका संज्ञान के विकास में भावनात्मक विकास आपके साथ जुड़े ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भावनात्मक विकास, अभी जस्ट इसके पहले आपने क्वेश्चन किया था कि भावनाएं आपके संज्ञान को प्रभावित कर रही हैं, तो विकास जो भावनात्मक है, संज्ञानात्मक है, आपके शारीरिक विकास भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। बार बार कोई आपको आकर के कहता रहा यार तुम बड़े दुष्ट हो, यार तुम बड़े गंदे हो, यार तुम बड़े दुष्ट हो, यार तुम बड़े गंदे हो, यार मतलब जो भी रोज फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर मार रहा है,
तो आपका संज्ञान प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सूत्र नहीं है ये ऑप्शन गलत चला जा रहा है, ये ऑप्शन गलत चला जा रहा है, और सतत प्रक्रिया ये भी गलत चला जा रहा है। चक्रीय तरीके से होता है, चक्रीय का मतलब होता है एक स्पाइरल तरीके से चला जा रहा है, विकास ऐसे 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 चलता चला जा रहा है सारे बच्चों। ठीक है, इसको स्पाइरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी जो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले वाइगोत्स्की फिर आ गया, मतलब जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, आपके गार्डनर, और फिर बाकी पेडागोजी था हमारा देख लेंगे। तो ये कुछ नहीं, हम सच बता रहे हैं ना, हम हकीकत बता रहे हैं, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपका जो लेक्चर होता है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है सीटेट का, वो जो निचोड़ होता है वहां से सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, समझने की प्रक्रिया है, बस समझ लेंगे तो सब हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के माहौल के साथ, किसी आसपास के एनवायरनमेंट के साथ जैसे आप फ्रीक्वेंसी आप डिलीवर करेंगे, और वही फ्रीक्वेंसी सामने वाला कैच करता रह जाएगा, कैच करता रह जाएगा, फिर वो धीरे धीरे वो चीजें उसमें वो सारी चीजें डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो भी सीटेट पूछता है उस पर बस फोकस ये करना होता है कि आप जो भी हैं उस टीचर और बच्चे के अकॉर्डिंग आपको और सारी चीजों को डिलीवर करना है। आप एक सुझाव प्रदाता है, बच्चा अपना स्व की अभिव्यक्ति करेगा, वही अपने आत्मवान को संशोधित करेगा, अपने स्व को समझेगा, अपने आप को समझेगा। कहते हैं ना कि जो तुम हो वही रहो, तो वही बनाने का जो प्रक्रिया होता है वो आपको पेडागोगी के थ्रू मिलता है। अगर जो आप एक बूंद है तो बूंद बनी रहिए, वो बूंद धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसा लहर मारेगा कि आप एक सागर बन जाएंगे। तो यानी कि आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी क्षमता है, जो भी तरीके हैं, जो भी सोचने के प्रक्रियाएं हैं, या फिर जो भी आपके गुण है या विशिष्टता है किसी भी क्षेत्र में, उसी को पकड़े रहिए, वही आपको एक दिन निखार देगा। बस यही आपकी कहानी होती है, प्रेसिडेंट की कहानी ऐसी होती है। जो बच्चा जैसा सोचना चाह रहा था उसको उस दिशा में फैसिलिटेट करिए। आप एक टीचर हैं तो आप वो बच्चा क्या हो जाएगा, सर्वशक्तिमान हो जाएगा एक दिन उसी विषय में, क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ले भाई उसके फिर दिया ना, के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। बच्चे अपना जो व्यवहार है किस प्रकार से उसमें नियम बना रहा है, फिर उसमें कैसे अपने चीजों को सीख रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में दिया है। तो दिया है अनुकूलन की प्रक्रिया। भैया अनुकूलन तो भैया जीन पियाजे की कहानी है ना, संगठन, अनुकूलन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये कहानी आपके जीन पियाजे हो जाएगी। संतुलिकीकरण या इक्विलिब्रियम की प्रक्रिया आपके जीन पियाजे की है। आपको पता है कि जब एसिमिलेशन एकोमोडेशन होता है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आता है, यानी उसी को संतुलिकीकरण के नाम से जाना जाता है। तो वो भी प्रक्रिया आपकी जीन पियाजे की जुड़ी हुई। आत्मवाद, ठीक है, आत्मवाद वाइगोत्स्की के लैंग्वेज में तीन तरह के स्पीच थे। तो इसमें एक साइलेंट, एक प्राइवेट और एक इनर, तीन स्पीच थे ना, साइलेंट और साइलेंट इनर और एक सोशल स्पीच। ठीक है, तो एक मौन था, एक प्राइवेट था, और एक आपका सामाजिक था। ठीक है, आत्मवाद की कहानी वाइगोत्स्की जोड़ रही है, थोड़ा ये सही जा रहा था, फिर और भी आगे देखते हैं। खुद को पुनर्वलन के उपयोग द्वारा आगे बढ़ाएंगे। तो भैया इसको किस में लेके जाएंगे, हम वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आत्मवाद से लेके जाएंगे, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। ओके, जो प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आप क्लास में बैठे हैं ना, इसमें कहानी का तो वाइगोत्स्की में होता क्या कहानी, जब बच्चा क्लास में बैठा रहता है, ठीक है, तो आप एक टीचर आप बैठे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, अपने ही माइंड में काउंटिंग करा, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 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 7 नहीं 6 9, ऐसे जब काउंटिंग करता है तो वो आत्मवाद कर रहा है। ठीक है, वो प्राइवेट स्पीच होता है, और प्राइवेट स्पीच बच्चों के संज्ञान में सहायता करता है, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की। ओके, यानी वाइगोत्स्की ये कहते हैं जब बच्चे बड़बड़ाते हैं या फिर आत्मवाद करते हैं या फिर प्राइवेट स्पीच के नाम से जब भी जो चीजें करते हैं तो उनको करने देना चाहिए। ये नहीं कि जा करके उठा करके अपनी कहानी शुरू कर दे, थप्पड़ वाली कहानी। तो जो भी कहानी आप करते हैं, आप कहानी करते हैं तो वो कहानी आप कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, मतलब वो भैया चोरी छुपे कर लेते हैं कुछ लोग। तो यानी ये वाली कहानी आपकी ठीक जा रही थी, ये वाली कहानी पुनर्वन की जो कहानी है आपके उसमें जा रहा है ना, और थांडाइक कॉल स्किनर, स्किनर की कहानी जा रही है, पुनर्वन वगैरह देना, तो स्किनर की कहानी चली जा रही है, जिन प्याजे कहानी चली जा रही है। ये आत्मवाद प्राइवेट स्कूल इसमें आपके इसमें तीन प्रकार की भाषा वो बतला देते हैं, सोशल बताते थे, प्राइवेट बताते थे, साइलेंट बताते थे। सुपर सोशल में क्या होता है कि बच्चा 2 से 3 साल के आसपास है और वो बच्चा अपने घर में रहे, माता पिता से कुछ चीजें सीख रहा है कि मम्मी ये लोटा है, पापा है, ये कॉपी है, ये पंखा है, ऐसा सीख रहा है, तो उसको सोशल स्पीच के नाम से जाना जाता है वाइगोत्स्की के लैंग्वेज में। ठीक है, दूसरा कहता है प्राइवेट स्पीच, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है कि अब वो क्या रहा है कि क्या नाम है कि मतलब प्राइवेट स्पीच में आपस में बातचीत कर रहा है, कुछ सीख रहा है, वही चीज काउंटिंग 1 2 3 4 ABCD ऐसे कर रहा है, अब बोल करके इसमें आवाज निकल रहा था, इसको प्राइवेट स्पीच के नाम से जाना जाता था। और जो तीसरा था उसको कहते हैं साइलेंट या इनर स्पीच या फिर मौन की भाषा।
और इसमें क्या होता है, बच्चा बोलता भी नहीं है, अब मन में सारी गतिविधियां कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया, 7 साल का हो गया बच्चा, और वो सारी चीजों को अपने मन में गतिविधियां कर रहा है, और अपने मन में सारी गतिविधियां करते करते अपने संज्ञान का विकास भी करते चला जा रहा है। जैसे आप छोटे थे तब पूरा बोल बोल कर पढ़ते थे, हो सकता है अभी भी कुछ बच्चे हो कि वो बोल बोल कर पढ़ना, ऐसा नहीं मिलाना है कि भैया भाई उसके अकॉर्डिंग तुम अभी प्राइवेट स्पीच में, ऐसा नहीं कहना, मतलब उनकी एक टेंडेंसी बन गई है, वो अलग कहानी है। तो साइलेंट स्पीच जो होता है उसका मतलब ये होता है वो भी संज्ञान के विकास में सहायक होता है, वो तब होता है जब आप थोड़े से लेवल में अच्छे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के लैंग्वेज उन्होंने बताया था, ठीक है। लैंग्वेज कहते हैं कि जो वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज होता है उसके संज्ञान में विकास में सहायक होता है। भाषा लैंग्वेज, और भाषा लैंग्वेज और समाज संस्कृति, ये जो 3 तत्व हैं, ये तीनों संज्ञानिक विकास में काफी सहायता करती है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसको कर दिया ना भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा होगा भाई साहब, इधर आ जाओ भाई क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। दिया है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ठीक है। तो संरचनावाद क्या कहता है कि बच्चा जो भी कर रहा है उसको करने दीजिए, आपको क्या करना है, आप एक टीचर हैं और एक फैसिलिटेटर हैं, बार बार वही कहानी है, एनसीएफ वाली कहानी है, ठीक है, सीधी बात बता रहा है। तो वहीं से जोड़ना आपको कि बच्चा जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आपको करना क्या है, थोड़ा सा डायरेक्शन दे देंगे, थोड़ा सा गाइड कर देंगे, ठीक ना, गाइड कर देंगे तो बच्चा अपना करना सीख जाएगा, और धीरे धीरे उस दिशा में इसके फोल्डिंग के थ्रू, जैसे वाइगोत्स्की लैंग्वेज कहते हैं ना, संरचनावादी, तो जिन पियाजे वाइगोत्स्की ये लोग क्या है, संरचनावादी टाइप के है ना, सामाजिक संरचनावादी संरचनावादी है। तो लोग क्या कहते हैं कि बच्चा जो भी करना चाह रहा है उसमें थोड़ा गाइड कर दिए, थोड़ा सहयोग कर दीजिए, ये सारी चीजें है ना। तो व्याख्यान भी बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि अच्छा 5 का बच्चा हो तो उसको व्याख्यान वगैरह भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा ना, मतलब 1 से 5 की कहानी, थोड़ा व्याख्यान वगैरह सुदूर रखना है। जब 6 से 8 बजे आता है बच्चा, जब ये पेपर भी देखना ना कि पेपर किस लेवल का, पेपर आपका 1 to 5 का है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको व्याख्यान कहानी की सारी चीजों को निगेट करना पड़ेगा, उसको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर के अकॉर्डिंग आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ता है, ये भी मैंने बताया था उस क्लास में, ठीक है। व्याख्यान भी दे रहा है, अच्छा वीडियो दिखा देंगे, सिर्फ दिखाने से बच्चों के जो भी ज्ञानेंद्रियां वगैरह है वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है ना, सारी सिर्फ वो क्या कर रहा है, सुन रहा है और देख पा रहा है, ठीक है, इतनी करें, प्रक्रिया वगैरह से नहीं जुड़ पा रहा है, यानी ये भी कहानी अब पावर पॉइंट के द्वारा वही कहानी फिर किसी फिगर दिखा दिया और भाई चलो भाई सीख लिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चौथा दिया है निर्देशित खोज, इसको दिया गाइडेड डिस्कवरी को दिया। गाइडेड डिस्कवरी में क्या होता है कि भाई बच्चा जो करना चाह रहा था करने दीजिए और उसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, फैसिलिटेटर का काम करना है, ऐसे सूचना प्रदाता के रूप में आपको काम करना है, तो इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वही है सारी कहानी, एलसीएम की कहानी है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको मार लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका ये वाला है। आ जा भाई आ जा। ये क्वेश्चन क्या देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। ये भी देखते हैं भाई, आपको ध्यान देना पड़ेगा, सीटेट है ये, कहानी किसकी है, लैंग्वेज की, लैंग्वेज पे कमांड करिए, चीजों को समझिए, कहानी आपके हाथ में। मैंने कहा ना, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मैंने तो कभी मतलब कि कोई किताब पढ़ा नहीं, कुछ लगाया नहीं, कुछ देखा नहीं, बस आपके लैंग्वेज को, आपके लेक्चर को सुनते थे, समझते थे, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, तो उनके भी अपनी क्षमता रहेगी, पकड़ने की शैली रहेगी, तब उन्होंने इस चीजों को किया। वैसे बहुत सारे लोग सुनते रहेंगे लेकिन कोई पकड़ेगा कोई नहीं पकड़ेगा। तो देखते हैं इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। स्मृति मतलब स्मृति को एक तकनीक है और नहीं है, पूछना कि नहीं है कौन सा। तो रटने और दोहराव की कहानी है भैया, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा ना, यानी यही नहीं हो सकता है, ठीक। अच्छा ठीक है, स्मृति सहायक विधियां, ये तो कह रहा है कि स्मृति जो भी है, स्मृति मतलब मेमोरी करने की जो भी चीजें हैं उसमें सहायक विधियां, जैसे कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है वो कभी कभी होता है कि भाई इसको थोड़ा अपने मेंटल कॉग्निटिव स्टेटस में इसको थोड़ा सा क्या करें, स्टोरेज कर लो। स्टोरेज करने की प्रक्रिया में बच्चे स्टोरेज नहीं कर पाते, थोड़ा टेक्निक बताते हैं, इसको 2 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 21 बार पढ़ो, ऐसे करते करते बहुत सारी टेक्निक है, तो उन सारी चीजों को बच्चों को देने का प्रयास करेंगे, ये तो ठीक है। सहायक विधियां आप डिलीवर करेंगे। ओके, यानी नई वाली कहानी पूछ रहा था ना, तो नई वाली कहानी में किए जा रहा था। कल्पना चित्रण की एक बात हो रही है, वह कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होती है ये तो बहुत बढ़िया है, बच्चों के सीखने में बड़ी सहायता करता है, तो ठीक है।
तो भैया ये भी कहानी आपकी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाली कहानी पूछ रहा था, यह वाली हमारी रटने दोहराव की जा रही है, विस्तृत दोहराव। तो ये भैया जब बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद थोड़ा सा अपना लास्ट में समराइज वगैरह करते हैं, तो भी प्रक्रिया उसको करने देना है। ये जो कहानी जा रही है दोहराव की कहानी, इसमें रटने पर भी बार बार फोकस किया गया। बाकी में दोहराव है, स्मृति है, ठीक है, लेकिन इसमें रटना और दोहराव दोनों दिया गया। उन्होंने कहा था ना कि 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से चारों लगभग सही रहेंगे। आपको ऐसे ऑप्शन ढूंढना रहेगा जो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा उसके पास जाना हो। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके गलत जा रहे हैं, निगेटिव और रटने और दोहराव की, यानी नहीं वाली कहानी आपकी इससे जुड़ जाएगी, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 13। ओके, 13 पे आते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं ना, सब प्रश्न नहीं है, यहाँ पर दिया नहीं है। जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है उसका मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं वो किसी चीज को बड़े अच्छे से सीखते हैं, और फिर वो सीख पाते हैं जब वो बच्चे अपने ओपन माइंड होकर के सीखने का प्रयास करते हैं, या फिर जो वो है उसी के हिसाब से सीखने का प्रयास करते हैं खुले तरीके से। अब ये नहीं कि क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या, चलो बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलो ये बताओ कि कान में के जेरोम ब्रून की थियरी का क्या नाम है, तो ये आपके बंद है, नहीं है, ये बंद है, सीधे सीधे फिक्स है कि इसका आंसर यही होगा। लेकिन जब मैंने कह दिया क्योंकि बताओ भारत की आजादी कैसे मिली, तो ये खुला तरीका हो गया कि कैसे मिली, ऐसे मिले, ऐसे ऐसे तमाम तरह के अपने योगदान होंगे वो आप बताने का प्रयास करें, तो वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो कहने का मतलब ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको बच्चों के सामने ओपन एंडेड प्रश्नों को रखना पड़ेगा, खुले तरीके से प्रश्नों को रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सीधे सीधे फिक्स रख दिए, स्टोरेज रख दिए, मेमोरी रख दिए, इन्फॉर्मेशन रख दिया, डेटा रख दिए, उसके आधार पर बच्चा करने लगेगा, ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना, खुला तरीका देना आप बच्चों को, ताकि वो बच्चा आलोचनात्मक सोच को विकास कर सके। तो दिया है, खुला प्रश्न है, ठीक है, और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन ठीक जा रहा था। यहाँ पर दिया है नहीं, ये भी ध्यान देना कि नहीं दिया। अच्छा, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। तो भैया जो आलोचनात्मक होता है वो तथ्य पर आधारित नहीं होता है, यानी वाला भी आपका ऑप्शन इसके हिसाब से सही जा रहा था ना, नहीं की कहानी पूछ रहा था। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है, ठीक है। और इसमें उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा मिलता है, ये सही जा रहा था आपका, और ये सही जा रहा था। और मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी आधारित है, ये खुला प्रश्न, यानी ये वाला जो आपका ऑप्शन जा रहा था यही आपका गलत जा रहा है, और नई वाली कहानी ये पूछ रहा था, ठीक। तो जो आलोचनात्मक जो सोच है वह नहीं है, किसके माध्यम से नहीं होगा, जब बच्चा तथ्य की जानकारी पर आधारित चीजों को प्रस्तुत करेगा। ओके, जब बच्चा तथ्य के आधार पर चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा तो उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का ये तरीका नहीं है, ठीक है। ये पूछा भी है कि आलोचनात्मक जो सोच है वो कौन सा नहीं है, तो भैया ये भी है कि खुला प्रश्न है, ठीक है, तरह को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, तरीका हो सकता है। अब ये नहीं कि चलो भाई भारत की आजादी किसने कैसे मिला, तो एक बच्चे ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया वही क्वेश्चन का आंसर बाकी ने भी दिया, ऐसा नहीं, सबके अपने तरीके होंगे, अपने अपनी चीजें होंगी, ठीक है। यानी पहला वाला सपोर्ट कर रहा था, दूसरा वाला नहीं सपोर्ट कर रहा, क्योंकि तथ्य की बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा था, तो उसको हटा देंगे। सूचना के विश्लेषण कर रहा है, बच्चा एनालिसिस कर रहा है, लास्ट में कहता है ना जब आप ऐसे लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं एनालिसिस कंक्लूजन लिखते हैं ना, तो वो सारी चीजें इसको कह रहा है, तो ये तो ठीक है। अच्छा, इसमें यह उच्च स्तरीय सोच वाला, उच्च स्तरीय सोच में हाई थिंकिंग को डेवलप कर रहा है और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनिशिएट करता है, वो क्या ना डिमोटिवेट नहीं करता है। यानी ये वाला आपका सीधे से निगेट जा रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं की कहानियां पर पूछा हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं 14, ये फिर एसर्शन रीजन का फिर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें इस बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो ठीक है भाई, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे बैठे हैं आपकी क्लास में, हो सकता है कि कोई नेपाल से आया, कोई जापान से आया, कोई कहीं से आया आपकी क्लास में, मतलब बाय द वे हो सकता है छोटे बच्चे हैं तो अलग अलग गाँव से हो सकता है आए हो, या फिर अलग अलग संस्कृति से आए हो, कोई धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विविधता हो, कोई उसके पहनावे को लेकर, रंग को लेकर के, विचार को लेकर के, तमाम तरह की विविधता है आपकी क्लास में बैठी हुई है, ठीक है। वे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करेंगे, उनकी जरूरतें जो पूरा करना है, अच्छा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। भैया जब आप विविध संस्कृति वाले बच्चे बैठे हुए हैं तो अच्छा जो शिक्षण होगा वो भी सांस्कृतिक रूप से अच्छा होगा। और मानिए कि आप
लगे हैं एकदम कट्टर तरीके से, भैया नहीं हम मुसलमानों को ही मानते हैं, या फिर इस्लाम को ही मानते हैं, या फिर हम कहते हैं भाई हम हिंदू हैं, हिंदू को ही मानेंगे, तो बाकी बच्चों को नहीं प्रियोरिटी देंगे उस क्लास में। बच्चा क्या उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, निगेट कर रहे हैं आप, तो निगेट करेंगे तो गलत तरीका है ना। सबको क्या करेंगे, प्रियोरिटी देंगे। तो ये बात तो यानी ट्रू की बात कर रहा है कि बच्चा जो है कि विभिन्न सांस्कृतिक वाले पृष्ठभूमि के छात्र है, उसमें की जरूरतों को पूरा करने के कक्षा को सांस्कृतिक रूप से विविधता के रूप में जोड़ना पड़ेगा, कि विविधताओं को बढ़ाना पड़ेगा। तमाम तरह की विविधताएं उस क्लास में, तो विविधताओं के आधार पर उसमें स्वतंत्रता भी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ट्रू है। दूसरा कह रहा है कक्षा में समता केवल मानकीकृत, देखिए फिर मानकीकृत, पहला एक क्वेश्चन आपके पास था, पहला है दूसरा क्वेश्चन आपके पास था मानकीकृत। जब भी मानकीकृत पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम या फिर मानकीकृत स्केल की बात होगी, वहां पे आप निगेट कर देंगे, यानी ये फाल्स जाना है। ठीक है, कह रहा है कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। मानकीकृत पाठ्यचर्या का मतलब होता है जो चीजें पहले से पाठ्यचर्या में, आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में, आपके इंडेक्स में, आपके लेसन में चीजें फिक्स है पहले, उसी के आधार पे आपको आगे बढ़ाना है। तो कैसे हो सकता है, हो सकता है कि मैंने आज सिलेबस बनाया, 500 बच्चों को देख करके एक सिलेबस बनाया था, बाद में हमारे पास ऐसा है कि भैया 10,000 बच्चे हमारे पास हो गए, तो सिलेबस चेंज करना पड़ेगा ना। मानकीकृत कैसे हम करेंगे, मानकीकृत का मतलब पहले से वो फिक्स और रेटेड है, तो जो स्केल पर पहले से रेटेड है उसके आधार पर हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाएंगे, उसमें आलोचनात्मक सोच या समस्या समाधान के कौशल का विकास नहीं कर पाएंगे। यानी ये वाला फाल्स जा रहा था, ये वाला सही जा रहा था, ये इसमें सही है और आर आपका गलत है, यानी थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही जा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, जागृति जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता, उसका कोई कुत्ता है भैया, उसका कुत्ता रस्टी, रस्टी उस कुत्ते का नाम है, एक गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते की एक वेरायटी है ना, एक ब्रीड है। ठीक है, तो वेरायटी है, टाइप्स ऑफ वेरायटी है, जैसे आप लोगों में बहुत सारा वेरायटी है भैया, कोई कोई कुछ है कुछ है, तो वैसे इस कुत्ते में भी एक वेरायटी है। रस्टी उस कुत्ते का नाम था, उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वो एक कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है, कोई और कुत्ता उसको देख रही है लेकिन रस्टी के जैसा दिख रहा है, ओके, लेकिन एक अलग नस्ल का, एक अलग वैरायटी, उसकी अलग ब्रीड है उसकी, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। ठीक है, उसको भी कुत्ता कह रही भाई, क्योंकि कुत्ते की वैरायटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन लगता था कि भाई उस तरह का है। जीन पियाजे के संज्ञान, अब जीन पियाजे की थियरी आपको जोड़ना है, संगठन, अनुकूलन और आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। जीन पियाजे से अनादर विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा पर प्रदर्शित करता है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि संगठन क्या था, अनुकूलन क्या था। संगठन का मतलब होता है जब नए नए स्कीमा आपके माइंड में आ जाते थे तो संगठन कहलाता था। दूसरा था अनुकूलन, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन के दो पार्ट थे, एक का आपका एसिमिलेशन और एक का आपका एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में जब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जुड़ता है तब, या फिर पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जब जुड़ता है और पूर्व ज्ञान आपको बदल जाता है तो उसको कहते हैं एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन में पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान, और एकोमोडेशन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान के साथ एकदम मॉडिफाइड नॉलेज। ठीक है, तो मॉडिफाइड नहीं हो रहा है क्योंकि कुत्ते का जो नया जो नस्ल था उसका नाम नहीं बता रही है, बताते जान जाते हैं कि भैया ये एकोमोडेशन प्रक्रिया, लेकिन अभी लग रहा है एसिमिलेशन के आसपास की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आम केंद्रित, आम केंद्रित तो नहीं होगा भाई। ईगो सेंट्रिक में बच्चा क्या होता है कि अपने आप को सोचता है कि भैया हम ही सर्वोपरि, हम जैसा सोच रहे हैं, जो मुझे पसंद है वैसे को पसंद है। आम केंद्रीय जीन पियाजे के थ्योरी में आता है। ठीक है, वस्तु अस्तित्व में क्या होता है कि भैया ये मतलब कि जो वस्तु अभी दिखाई दे रही है और वो वस्तु हमारे सामने चली गई, तो वही वस्तु हमको अभी तक चाहिए, हमको वही उसके रूप में हमको वही वस्तु चाहिए, कोई और वस्तु नहीं चाहिए, तो वस्तु अस्तित्व नहीं होगा। संरक्षण कंजर्वेशन हो जाएगा कि भैया कि कोई बड़ा सा बॉटल था, उस बॉटल को हम बड़े चौड़े से बीकर में डाल दिए, चौड़े से बर्तन में डाल दिए, तो पानी का जो संरक्षण था वो कम बेसी हो गया, तो फिर लंबे वाले बॉटल से डाले थे और चौड़े वाले में डाल दिए तो इसमें कम क्यों हो गया, इसका उसका जानकारी उसको हो जाता है। ठीक है, ये वाली कहानी करिए। समायोजन की कहानी, समायोजन को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, एसिमिलेशन है, ओके, एसिमिलेशन है, तो एसिमिलेशन में वही होता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जुड़ गया। एक उसके पास एक ब्रीड था जिसका नाम था गोल्डन रिट्रीवर, दूसरा एक कुत्ता आया, उसके बारे में वो जान नहीं पा रहे थे कौन सा है, तो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ी है लेकिन उसके बारे में मॉडिफाइड ही है, कुत्ता की कुछ और है, वो भी कह रही वो भी कुत्ता ही है, यानी एसिमिलेशन तक की कहानी है। जब ये कह देती ये कुत्ता नहीं है, ये बैल है, गाय है, हाथी है, जो भी है, तब उनका तो भैया मॉडिफाइड है, एकदम नया नॉलेज आ गया उसके तरीके से, यानी एसिमिलेशन तक इसको लेके जा रहा है, समायोजन की कहानी इसको बन जा रही। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जीन पियाजे की थ्योरी में, तो जीन पियाजे जब आप पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जीन पियाजे की थ्योरी मान के चलिए कि काफी ब्रॉड है, काफी अच्छा है वो, मतलब सीटेट को आपको करना रहेगा तो जीन पियाजे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सीटेट में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इन तीनों को लेकर के रखना पड़ेगा, और एक एनसीएफ, एनसीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, ये सारी चीजें उसके पार्ट वगैरह, तो 5 चीजें, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लास में सारी चीजें होती रहती हैं। और आगे बढ़ते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है,
आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की, आनुवंशिकता पूरी तरीके से एक व्यक्ति के जो आनुवंशिकता है देती है, जिसके बारे में पूछ रहा है क्या होता है, तो का निर्धारण करती है, किसका निर्धारण करती है ये कह रहा है। अच्छा देखिए, सेक्स एंड जेंडर ये दो चीजें हैं। शैक्षणिक सफलता तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शैक्षणिक सफलता हो सकता है कि इन्वायरमेंट के द्वारा प्रभावित हो। कह रहा है कि आनुवंशिकता जो होती है वो क्या डिनोट करती है। आनुवंशिकता जिसमें हमने ये कह दिया कि हमने डॉक्टर के घर में जन्म लिया तो हम भी डॉक्टर भी बनेंगे, तो ये शैक्षणिक सफलता वहां पे फाइनल हो जाता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डॉक्टर घर में पढ़ने पैदा होने वाला जो बच्चा है डॉक्टर ही बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। सीखने की शैली थोड़ी बहुत प्रभावित कर सकती है, जोड़ सकती है, लेकिन फिर भी। अच्छा, जेंडर, जो जेंडर की बात होती है, जेंडर होता है सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। देखिएगा, सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, ये जैविक है, और इसी जैविक को आप आनुवांशिक भी कहते हैं। आनुवांशिक, ओके, आनुवांशिक भी इसी को कहते हैं। ठीक है, यानी जो सेक्स हो जाएगा वो आनुवांशिकता का पार्ट हो जाएगा, सीधे सीधे हम दिख रहा है। अच्छा, जेंडर क्या होता है? जेंडर हम कब डिनोट करते हैं? जब समाज किसी व्यक्ति को, किसी महिला या पुरुष को डिनोट करता है कि तुम्हारा जेंडर ये रहेगा। जैसे कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति है उसको मेल रहा हो, ठीक है, लेकिन उसके खान पान, पहनावे, रहन सहन या फिर उसके हाव भाव तरीके वो सारी फीमेल की तरह है, तो उसको हम जेंडर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं तो ये तो महिलाओं की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि जो जेंडर होता है वो समाज के द्वारा संरचित है। जेंडर हम अपने अनुभव, अपने आसपास के समाज के क्रियाकलापों के आधार पर निर्धारित करते हैं, यानी वो जैविक नहीं, वो सामाजिक है। और जो बायोलॉजिकल है, जो जैविक है, जो आपकी सेक्स है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, वो आनुवंशिकता के द्वारा प्रदत्त है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आनुवंशिकता आपका सेक्स का पार्ट हो जाएगा। ओके, पहला ऑप्शन यहाँ सही जा रहा है। यानी आनुवंशिकता एक व्यक्ति के इसमें ये भी पूछा है पहला दूसरा के कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है। तो जेंडर तो नहीं होगा, यानी जिसमें दो होगा वो काट देंगे, ये कट जा रहा है आपका ऑप्शन, आपका ये भी ऑप्शन कट जा रहा है। सिर्फ ए वाला कहानी और 1, 3, 4 सीखने की शैली तो नहीं कर सकता, शैक्षणिक सफलता भी थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन सीधे सीधे आप सेक्स पे लेके जाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास सेक्स ही है। आनुवंशिकता पूरी तरीके से, कह रहा पूरी तरीके से, थोड़ा सा क्या था कि थोड़ा शैक्षणिक सफलता मान सकते हैं, लेकिन ये कह रहा पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से सिर्फ सेक्स पर निर्भर है, यानी कि पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। पूरी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दे दिया ना। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सर्सन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखते हैं क्या कह रहा है ना। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दिया है, इस ऑप्शन में दिया है, शिक्षकों को शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, निर्देश देंगे सिर्फ डायरेक्ट सीधे सीधे वो कर डायरेक्शन देंगे कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम हम मैथ के टीचर हैं तुम मैथ ही पढ़ो, तो ये गलत है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं निर्देश देने के बजाय हम कहेंगे भैया प्रश्न पूछो, सीधे सीधे तुम प्रश्न पूछो, वो ज्यादा सही है। निर्देश से अच्छा हमारे पास क्या है, प्रश्न पूछो। जब बच्चे के अंदर प्रश्न पूछने की शैली आ गई, इसका मतलब वो समझ रहा है, वो सारी चीजें समझ रहा है ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यानी ये वाला ट्रू कह रहा है। दूसरा कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड सेंटर जो शिक्षा शास्त्र पेडागोगी का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। भैया जो हमारा सीटेट है, ये सीधे सीधे कहता है कि बच्चे जो हमारे सेंटर में, उनके हर एक बात को, हर एक चीज को, हर एक गुण को, हर एक विचार को प्रायोरिटी दीजिए। उसको प्रायोरिटी देंगे तो उनकी भागिता, जो सहभागिता होगी, प्रतिभागिता होगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी आपका हो जा रहा है, यानी ए आपका, ये वाला दोनों सही जा रहा है ना। ए वाला ऑप्शन आपका, ए और दोनों से एक दूसरे से ये दोनों जुड़े भी है, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। जो जैसे कह रहा है कि कोई बच्चे जो है कि बार बार किसी चीज को दोहरा रहे हैं और वो बार बार उसको एक ही कार्य को कर रहे हैं, तो ये कौन सा विकार है, तो ऑटिज्म का दिख रहा है ना, सीधे सीधे ऑटिज्म है। तो मैंने बताया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ऑटिज्म,
इसमें क्या होता है कि बच्चे मैंने क्लास में कराया भी था कि जो ऑटिज्म होता है उसके 10 लक्षण क्या है और उसके लक्षणों को कैसे खत्म करेंगे या फिर उसको समायोजित कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे कैसे हैंडल करेंगे, उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे। 5 पॉइंट उनके और 5 पॉइंट उनके लक्षणों को मैंने कराया था। ठीक है, तो सीधे सीधे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बार बार बच्चे, इसमें क्या होता है किसी चीज को बार बार एक ही चीज को करते हैं बार बार, उसके अंदर एक टेंडेंसी होता है उनके मतलब वो क्या कहते हैं न्यूरोलॉजिकल एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो बार बार एक ही चीज को करने लगते हैं। तो ये उनकी पहचान है। अधिगम विकलांगता, मतलब बच्चे मतलब अधिगम नहीं कर पा रहे, उनके बारे में कह रहा है ये। फिर ये कह रहा है कि ध्यान नहीं होता, एडीएचडी, एडीएचडी में क्या होता है, एडीएचडी में एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन क्या होता है, इसमें बड़ी ही ज्यादा ध्यान की कमी होती है। जैसे क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है और कहते अरे कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछा, सारा एक ही बच्चा बार बार सर हम बताएं, सर हम बताएं, सर हम बताएं, ये वाली प्रक्रिया कर देता है। ओके, 3 प्रक्रियाओं को जिन बच्चों में दिखाई देती है ये सारी प्रक्रियाएं, उसको होता है अटेंशन डेफिसिट। अच्छा, अति सक्रियता, अति क्रियाशीलता, इसका हम जान लेकर गए, हम जान करके आए, या फिर ध्यान उसके क्या है, केंद्रित नहीं है, उसका जो ध्यान है वो एक जगह एकत्रित नहीं है। बार बार बच्चा क्या होता है, उसका ध्यान क्या है, केंद्रित नहीं है, उसको एक ही चीज पढ़ा रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान की एकाग्रता उसकी कम है। और अति सक्रियता वही चीज कि सर हम पढ़ाएं, हम बताएं, हम करें, ये सारी प्रक्रिया इन बच्चों में दिखाई देता है। मस्तिष्क पक्षाघात में क्या होता है कि भैया वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और उसका जो बॉडी होता है एक पार्ट का लगभग वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। ठीक है, जिसमें आपको अफेजिया वाली जो बीमारी है वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, यानी तीसरा, चौथा और दूसरा ऑप्शन कट जाएंगे और आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोलिन कम विकार के तरफ चलेंगे आप। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, कब, ऐसा कब होता है जब जो बच्चे हैं वो किसी क्लास में बड़े सक्रिय हैं, वो कैसे पता चलता है, क्या पता चलता है, देखते हैं। गतिविधियां उनके संदर्भ से संदर्भित होती हैं, सही बात है। अगर जो आप कोई गतिविधि करा रहे हैं उनके संदर्भ यानी पास्ट, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके एनवायरमेंट, उनके जो आसपास के वातावरण वगैरह, जो उनके मित्रता है या फिर उनके जो भी घटनाएं घटी हुई उनके साथ में, उनसे जुड़ी हुई कोई घटना होती है तो बच्चे अच्छे से उसमें शामिल हो जाते हैं, अन्यथा वो नहीं शामिल होता। और पढ़ता क्या पढ़ा रहे हैं कुछ और, एग्जाम्पल दे रहे हैं कहीं और का, तो बच्चा कहाँ समझेगा। एग्जाम्पल भी वो क्या करना होता है, क्लास के बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट होते हैं, उन्हीं से निकालना होता है। तो बच्चे तब शामिल महसूस करेंगे जब उनके संदर्भ से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही जा रहा था। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, भैया बिल्कुल नहीं, दोहराव और रटने पर बल तो बिल्कुल निगेट कर रहा है ना, सीटेट तो सीधे निगेट कर रहा है ना। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की, उपेक्षा क्यों करेंगे भैया, उपेक्षा क्यों करेंगे। अगर जो कोई बच्चे का सामाजिक और क्या पूछ रहा है, सामाजिक भावनात्मक जो इसकी आवश्यकताएं हैं, हो सकता है कि उसको तिरस्कृत तरीके से देखा जा रहा हो सकता है उसके जो भी मतलब कैटेगरी हो उसको तिरस्कृत तरीके से देखा जा रहा हो, तो बच्चा उसमें क्या करेगा, अपने आप को बड़ा डिमोटिवेटेड समझेगा, तो उसको करेंगे, उपेक्षा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे भाई। आप उसको भी प्रायोरिटी दीजिए, वो भी अच्छा कर सकता है ना, अपने क्षेत्र में अच्छा करेगा, उसके जो डीएनए में, उसके जो जीन में है वो उसमें वो अच्छा करेगा ना, फिर तो उसको उपेक्षा नहीं करना। ठीक है, चलिए ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। चौथा देखते हैं कि उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है। भैया उनके पूर्व ज्ञान को क्यों अलग करेंगे, जब भी आप क्लास में एंट्री करते हैं इंट्रोडक्शन स्किल जिसको प्रस्तावना को असल करते हैं, तो क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों से आप ना टॉपिक निकलवाते हैं आप कि चलो आज का टॉपिक दर्शन है, तो तुम बताओ सुबह सुबह तुम उठते तो किसका दर्शन करते हो, क्या दिखाई देता है, किसमें से प्रकाश आता है, तो उनके पूर्व ज्ञान को इसमें इंक्लूड करेंगे। यानी भी आपका ऑप्शन गलत जा रहा था, पहला ऑप्शन आपका सही जा रहा था। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही मान लीजिएगा। आगे चलते हैं। आमतौर से अगला क्वेश्चन है, आमतौर से सीखने की क्षमता, आमतौर से सीखने की क्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, जो बच्चे जो सीखने की क्षमता में जैसे लर्निंग डिसऑर्डर जो भी है उसमें क्या दिखाई देता है वो पूछ रहा है। तो नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, नजर कमजोर का कहानी कहाँ होता है, डिसलेक्सिया की कहानी होती है। ठीक है, तो ये भी लर्निंग डिसऑर्डर का एक पार्ट है। फिर दूसरा देखते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। तो भैया सिर्फ भावनात्मक, ये तो आपके वो हो जाएंगे, आपके एडीएचडी वाली कहानी हो जाएगी, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुरंत हाइपर एक्टिव होते चले जा रहे हैं, ये भी आपके ऑप्शन गलत चले जा रहे हैं। एक जैसे दिखाई देने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होते हैं, ठीक है, थोड़ा सही जा रही है। चौथा दिया है, चौथा दिया मानक बुद्धि, फिर मानक भी है, मानकीकृत मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो भैया मानक वाली जानकारियों को स्वीकार देंगे, यानी तीसरा ऑप्शन आपके पास सही जा रहा था, मार देंगे सीधे। एक जैसे देखने वाले, जैसे क्या होता है, क्वेश्चन दिया है कि आमतौर पर
सीखने वाले क्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में सामान्य तौर पर ऐसा क्या दिखाई देता है, बच्चे क्या होता है वो आपस में जो अक्षर वगैरह है उनको नहीं समझ पा रहे, उनके वर्ण वगैरह नहीं समझ पा रहे, उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको क्लियर कर देंगे बच्चा सही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छे स्कूल वगैरह है बच्चा मतलब इंग्लिश मीडियम के आईसीएसई बोर्ड वगैरह के, तो वहाँ पे क्या होता है चीजों को शब्दों को बच्चे अच्छे से बच्चों को बीच में रखा जाता है, और बाकी स्कूल वगैरह क्या है, नहीं आए जाए उसी में घिस पिट कर आप आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों में जो क्षमताएं होती है वो क्या होती है प्रभावित होती है। तो बच्चे अच्छे जो स्कूल से जो बच्चे आते हैं उनके वर्ड्स पावर बड़ा अच्छे होते हैं, ठीक ना, और लिखने की जो शैली होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। और वो लोग भी बेसिक वगैरह जहाँ हो गए हर चीज को क्योंकि ऑपरेशन किए रहते हैं हर शब्दों के साथ, तो वो लोग अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सीधे सीधे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में दिया है ऐसे बच्चे, ओके थोड़ा छोटा कर देना, दिखाई नहीं दे रहा ना पूरा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है, और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है ये पूछ रहे ना, क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई बच्चे हैं और वो अपने सामाजिक समय में अपने जो भी उनके समय में जब वो सीख रहे थे उस समय उनके क्षेत्रों में सुधार होने की संभावना थी, लेकिन उस अवधि में क्या हुआ कि जो भी पर्यावरणीय प्रभाव वगैरह थे वो जो भी आपको मतलब संवेदनशील आपको चीजों को बनाना था बच्चों को लेकर के, उन चीजों को बच्चे नहीं समझ पाए, गहराई से नहीं समझ पाते हैं, और उन चीजों को अच्छे से उन चीजों के बारे में नहीं समझ पाते हैं। क्या होता है समय बीत जाता है फिर आप क्या करते हैं, आप जाके सीरियस होते हैं। लेकिन जिस कंडीशन में जिस परिवेश में आप उन चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं तो वो बच्चा काफी एक्टिव हो जाता है और सीखने के क्रम में आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ऐसे बच्चे जो गंभीर रूप से मानव सामाजिक अभाव का अनुभव कर रहे हैं वो क्या नाम की वो सामाजिकता वगैरह नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या है संवेदनशीलता उनके अंदर उसमें कम रही होगी। तो निगमन की अवधि इसमें कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ये भाई उम्र के हिसाब से इन चीजों को देखना है, तो इस निगमन की कहानी इसमें है नहीं। मूल काल की बात भी इसमें कुछ नहीं है, मूल काल भी जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सहज काल ये भी थोड़ा बहुत आसान सा चीज है। संवेदनशील क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि सेंसिटिविटी उसकी कितनी थी उस एज में उस समय में, कितनी सेंसिटिविटी थी कि वो सामाजिक हो पाया या मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ पाया। सेंसिटिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को समझने के लिए, आगे आपको मेच्योरिटी लाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। जेंडर को लेकर के आप पूर्व कल्पित धारणाएं बना रहे हैं, जेंडर को लेकर के पूर्व कल्पित धारणा, मैंने कहा ना जेंडर जो होता है वो सामाजिक संरचना है, कल्पना है उसी के आधार पर होंगे कि भैया वो लड़का था तो वो ये काम करेगा और लड़की थी तो वो यही काम करेगी, जैसे वो कहते हैं जेंडर बायसनेस, ठीक है। तो बायसनेस के आधार पर जेंडर प्रिजुडाइज के आधार पर आप किसी के व्यवहार को पूर्व कल्पित सामान्यीकरण कर रहे हैं। पहले की कोई धारणा बनी चली आ रही थी और उसके आधार पर आप डिसीजन ले रहे हैं, सामान्यीकरण कर रहे हैं। सामान्यीकरण का मतलब आप डिसीजन लेने जा रहे हैं पूर्व धारणा के आधार पर, तो ये चीज गलत है। एक बार क्या हुआ था ऐसे संसद में योगी जी काफी मतलब कि रो रहे थे, रोते रोते उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता तो आप के पूर्वाग्रह के राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर उन चीजों का मैं प्रतिशोध कर सकता था। सामने उनके प्रतिपक्ष के नेता बैठे थे, उनसे उनसे इन्होंने ये बात कहा था। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो पास्ट में उनके साथ कोई घटना घटित है उन्हीं के आधार पर वर्तमान में सामान्य सा निर्णय लेते हैं। उन्होंने ये कहा था कि उसमें मुझे जेल में डाल दिया गया था इस कारण, और मैं चाहता तो अभी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर उन चीजों को मैं प्रतिशोध कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पूर्वाग्रह काफी ज्यादा आपको वन वे और मतलब एकदम कुंठित तरीके से सोचने का मजबूर कर देता है, ठीक है। तो ये कहता है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। तो जो पूर्व कल्पित सामान्यीकरण है, जेंडर पहचान का मतलब होता है कि मेल है या फीमेल है इसके बारे में। जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि वो क्या है स्टीरियोटाइप है, पहले की धारणा के आधार पर किसी चीज को सोचते चला आ रहा है उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा था। जेंडर भेदभाव, भेदभाव में तो जेंडर की कहानी हो रही है ना, ये जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित धारणा के बारे में बता रहा था। जी सर क्लास चल रहा था, चल रहा हूँ, आप बैठ के जाइए, ठीक है। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं।
तो जेंडर जो भेदभाव है, भेदभाव में ये हो जाता है कि भैया कि हम चयन कर रहे हैं संगीत भेजना है हमको, अपने घरों में भेजना है बच्चों को, और वहां पर मैं भेज रहा हूँ तो सिर्फ लड़कियों को भेज रहा हूँ, तो भेदभाव मैं कर रहा हूँ ना कि भैया लड़के अच्छा नहीं करेंगे, ये भेदभाव, जेंडर भेदभाव है। यानी ये भी कहानी नहीं होगी, वो कह रहे जेंडर व्यवहार व्यवहार को लेकर के पूर्ण होकर भी धारणा का सामान्यकरण कर रहा है, तो सीधे सीधे रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है, वो स्टीरियोटाइप है, वो अपनी धारणाओं को बदल नहीं पा रहा है, अपना जो भी निर्णय ले रहा है वो उसमें क्या है, उसकी पूर्व धारणा उसके साथ समाहित हुई है। प्रारूप का मतलब होता है कि भैया वो मतलब कि कहते हैं ना कि रंग रूप आकार विचार और पहनावे को लेकर के जो हम मानसिक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं वो प्रारूप की बात हो रहा है, तो यहाँ पे कपड़े और रंग रूप के आकार के बारे में नहीं बात हो रही थी, ये रूढ़िवादिता की बात हो रही थी। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, देखिए समावेशी कक्षा, ये आपको उसमें भी आता है ना, समावेशी कक्षा सीधे सीधे नाम आया था जूनियर वाले सीटेट में। अभी जो इसके पहले जो पेपर भी था, अभी जस्ट जो आप पेपर देकर गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में पेपर चीन के नाम से, वो वाले में भी तो ये पूछा था ना ये। तो चलिए इसमें समावेशी, इसमें भी दिया क्या है देखते हैं। तो कह रहा है एक समावेशी शिक्षा क्या होता है, समावेशी कक्षा। तो आपको पता है कि समावेशी कक्षा में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जरूरतों की समझा जाता है और उनकी जरूरतों के आधार पर उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं, भैया क्यों अपने पाठचर्या पर क्यों काम करेंगे सारे बच्चे, विशेष बच्चे जो स्पेशल है, ऐसा नहीं करना। तो फिर समावेशी कहाँ हुआ, आपने तो पहले ही कह दिया विशेष बच्चे, पहले ही कह दिया, तो समावेशी कहाँ हुआ, तो भैया सीधे कट जाएगा वो। अच्छा ठीक है, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। ठीक है, अच्छी बात, तभी तो समावेश अच्छा होता है कि सारे बच्चे जो होते हैं अपनी कक्षा की गतिविधियों तक अपना पूरा क्या है पहुंच जा रहे हैं, यानी सारे क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। और जो ये वाला ये कह रहा है कि और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हो पा रहे हैं, यानी सहभागिता उनकी बनी हुई है। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तीसरा देते हैं, विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। भैया फिर यहाँ विशेष की बात कर रहा है, जब कहते हैं समावेशी कक्षम कह रहा है विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित, क्यों आश्रित, कोई विशेष है तो आश्रित कैसे हो जाएगा। विशेषता का मतलब ये होता है कि वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, वो मंदबुद्धि भी हो सकता है, वो दिव्यांग भी हो सकता है, वो किसी चीज में खर्च हो सकता है, किसी चीज में कम हो सकता है, उसको होते हैं विशिष्ट बालक। ठीक है, तो विशिष्ट बालक किसी पर आश्रित क्यों होंगे, समावेशी कक्षा ना, यानी कि सबको आप एक साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपको टीचिंग की जो पेडागॉजी है वो थोड़े चेंज करने पड़े बच्चों के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा चौथा दिया है कि सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन, समान पाठ्यचर्या क्यों करेंगे भैया, पालन करें और सभी, ठीक है समान पाठ्यचर्या ठीक है, और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र, ये देखिएगा समान शिक्षा शास्त्र अपना रहे हैं आप, क्यों समान शिक्षा शास्त्र अपना रहे हैं, ठीक है, क्यों समान शिक्षा शास्त्र अपना रहे हैं भैया। समान शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा कि आप टीचिंग तो आपने एक दे दिया, आपने क्या किया यहाँ पर कि समान पाठ्यचर्या तो दे दिया, एक करिकुलम आपने दे दिया सारा बच्चा समावेश शिक्षा, क्योंकि किताबी ऐसा बनता, हमारा करिकुलम ही ऐसा है कि समावेश शिक्षा को इंडिकेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, हमारा करिकुलम ही ऐसा बना। लेकिन जब हम कहते हैं कि भैया समान शिक्षा शास्त्र, तो पेडागॉजी का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी में स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल तरीके से आपको पढ़ाने का तरीका डेवलप होना चाहिए, आपके पढ़ाने के शिक्षण शास्त्र ना, शिक्षा शास्त्र मतलब कि आपको पढ़ाने के अलग अलग वे आपको देने पड़ेंगे, शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है ये, तो पेडागॉजी आपको नीड कर रहा है। सीटेट क्या मांगना चाह रहा है कि जैसे कंडीशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बच्चों की परिस्थितियों को समझा पा रहे हैं, तो समान शिक्षा शास्त्र नहीं देंगे। बोलो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली हो तो उसको हम क्या करेंगे, प्रतिभाशालिता के अकॉर्डिंग उसको काम वगैरह थोड़ा सा देंगे, परिचर्या तो समान रहेगा, लेकिन कार्य जो टास्क होगा, जो शिक्षण विधियां होंगी, तरीके होंगे, जो मेथड होंगे, जो स्किल होंगे, उसमें क्या करेंगे, चेंजेस ला देंगे। ठीक है, यानी आपका शिक्षा शास्त्र समान नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। और ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन आपका बोला था सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों में पहुंच है और वे समान रूप से क्रिया शिक्षा में शामिल है। ठीक है, ये सारी चीजें आगे देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिर दिया है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। फिर वही क्वेश्चन आ गया, देख रहे हैं ये सब आपके कहीं चीज रट्टा पिट्टा रोज रोज एक ही ला पिला रहे हैं सब, करना कुछ नहीं है, सॉरी करना बहुत कुछ है। आलोचनात्मक सोच, ठीक है, मतलब कहने में तो करना बहुत कुछ है, मतलब ये कि सीटेट का अपना एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, या तो आप उसके पीवाई को उठा लीजिए, चाट जाइए, चाट करके उनके कॉन्सेप्ट को आप अपने मन में रख लीजिए। या दूसरा तरीका कि जो सीटेट के लोग पेपर बना रहे हैं, सीबीएसई वाले लोग हैं, उसमें कोई सारे प्रोफेसर वगैरह अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं, तो लोग अपना पेपर डेवलप करते हैं और बाहर से कुछ क्वेश्चन वगैरह लेकर के आते हैं। तो अपना क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के थॉट को पकड़ना होता है, किसी विचार को पकड़ना होता है, तो क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। सेकेंडरी सोर्सेस पे मत जाइए, सेकेंडरी सोर्सेस आपको हो सकता है कि कोई बताए कि वो टीचर ऐसा है, वो विचार ऐसा है, ऐसा विचार, ठीक है,
प्राइमरी सोर्सेस क्या है, उनके जो किताबें हैं, उनके जो विचार, उनके जो बातचीत है, वो सारी चीजों से आप इन्वॉल्व हो रही है बार बार। तो उनके जो किताबें, उनको किताबें को उठाइए, सर्च करिए, कौन कौन पेपर बनाते हैं, आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो ये आयोग की कहानी ऊपर की होती है। तो उनकी किताबों को ढूंढिए और किताबों को पढ़ डालिए पूरा। उन्होंने नॉवेल क्या लिखा, उन्होंने किताबें क्या लिखा, उन्होंने जो पेडागॉजी उसके बारे में क्या लिखा, विभिन्न विषयों के बारे में उन्होंने क्या क्या अपने सोच डेवलप किए, बाकी नीट क्या करता है, एनसीईआरटी। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा ऊपर से, वो कोई बताता नहीं है, पहले आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो आपके पास नहीं कोई सोर्स है तो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को स्टार्ट जाइए और मेरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे ऐसे दिया, क्लास में भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आपका स्वागत है, बनारस आइए, बनारस में आपको मिलेंगे हम। और फिर मतलब कि वही चीजें हैं, जैसे बच्चे कह रहे थे हमने किताब नहीं देखा सर, और बिना किताब सिर्फ लेक्चर के माध्यम से मैंने समझने का प्रयास किया, और लेक्चर थ्रू भी 9400 मार्क्स वगैरह आ रहा है। तो आपको भी इन चीजों को देखना पड़ेगा, लेक्चर क्या है, कहना क्या चाह रहा है, नीट क्या है। तो वही आलोचनात्मक सोच की बात हो रही है कि बच्चे जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों में हम कह रहे हैं ओपन इंडेड, यानी किसी क्वेश्चन को हम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ओपन इंडेड प्रश्न को हम रख रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो पहला इसमें दिया है छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। तो ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब प्रोसीजरल। प्रोसीजरल थोड़ा कठिन है भाई। हम किसी भी देश में रह रहे हैं और वहां पर बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि तुम भी इसी प्रक्रिया के आधार पर अपने आउटपुट दो, इसी प्रक्रिया के आधार पर अपने रिजल्ट को लेकर के आओ। तो भैया साइंस का डेवलपमेंट कहाँ हो गया, पेडागॉजी का डेवलपमेंट कहाँ होगा। हम एक ही प्रक्रिया, एक ही रास्ते कहेंगे भाई इसी रास्ते तुम भी निकलो, 80 निकलोगे, इसी रास्ते से सबको निकलना है। भैया हम 80 जाने के 4 रास्ते ढूंढेंगे, ठीक है। बहुत से रास्ते ढूंढ सकते हैं, और हो सकता है कि हम किसी और रास्ते से आ रहे हो, हमको कोई और रास्ता मिल गया, हम 80 पे चले गए। 80 घाट यहाँ बनारस में 80 का बड़ा फेमस है, बेचो के लिए एक अच्छा हॉटस्पॉट है। तो कह रहा है कि ये छात्रों का जो प्रक्रियात्मक जो ज्ञान है उस आधार से उसको विकसित करिए। तो प्रक्रिया तक किसी ज्ञान को डेवलप नहीं कर सकते। प्रक्रियाओं के अलावा विभिन्न माध्यमों, विभिन्न चयनों का, विभिन्न विकल्पों का आप उपयोग करेंगे। कहेंगे भैया तुम किस रास्ते से गए थे, तुम्हारा तरीका ये था। आपको ये एक बार डिस्कशन ऐसे कर रहे थे हम लोग कि मोक्ष की प्राप्ति क्या कर सकते हैं, तो किसी ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति सनातन धर्म से प्राप्त की जा सकती है। अभी बताइए कि फॉरेन में सनातन धर्म नहीं है तो वहां पर नहीं मिलेगा मोक्ष। मोक्ष उनका अपना तरीका है, इस्लाम का अपना तरीका है, आपके जीसस का अपना तरीका है, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो प्रक्रिया पर आधारित किसी चीज को आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो सिर्फ वन वे को फोकस कर रहा है। आपको वन वे नहीं फोकस करना है, आपको उनको ओपन करना है, यानी प्रक्रिया वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। तो ठीक है भैया, तो उनका ज्ञान क्या है, उनके समझ की कौशल क्या है, इस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आलोचनात्मक सोच डेवलप करा, ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सही जा रहा था। उच्च स्तरीय सोच, ये भी ये और अच्छा है, इससे अच्छा है कि ज्ञान और समझ को आगे बढ़ा देंगे। अगर उच्च स्तरीय सोच यानी आलोचनात्मक जो सोच है वो हाई लेवल का सोच डेवलप कर रहा है और समस्या समाधान के प्रोसेस को बढ़ावा दे रहा है, बहुत बढ़िया है। ये तो सबसे बढ़िया लग रहा है कि भैया आपको समस्या समाधान भी कर पा रहा है बच्चा, और हाई लेवल की थिंकिंग भी उसके अंदर डेवलप हो रही है, इसलिए हम इस प्रश्न को रख रहे हैं। अच्छा, चौथा देख लेते हैं, छात्रों को जानकारी याद करना, याद करने की कहानी, कहीं पर रटने की कहानी रखनी ही नहीं इसी डेट में। क्यों आप रटाएंगे बच्चों को, बच्चों को रटाएंगे तो बच्चा वहीं तक रह जाएगा ना, तो अपना खुला दिमाग कहाँ रख पाएगा। तो ये भी कहानी आपकी कट जा रही है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है। ठीक है, चलिए भैया, जब बच्चा खुद से सोचने का प्रयास नहीं करेगा, उसकी जो सौ की क्षमता होगी उसको नहीं डेवलप करेगा, उसका जो अपना आत्मबल होगा, आत्मज्ञान होगा, उसको नहीं आगे बढ़ाएगा, फिर अब टीचर क्या बनने जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों के अंदर फैसिलिटेटर के रूप में आप काम करेंगे, उसको आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये दिया है सामाजिक रचनावादी, भाई जिन पियाजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग की कहानी आ जा रही है ना, सामाजिक रचनावादी क्या कह रहे हैं। तो सामाजिक रचनावादी के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो रचनावादी कहते हैं कि जो बच्चा जो ऐसा सोच रहा है, जो करना चाह रहा है, जिस तरह से उसकी प्रक्रिया सोचने की, और जो भी उसके गुण है, विशेषताएं हैं, आकार है, रंग है, रूप है, विचार है, क्षेत्र है, जो भी चीज है, उसको उसके दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। रचनावादियों का यही तरीका है, और यही एनसीएफ कहता है कि रंग, रूप, आकार, विचार, धर्म, सारी जो विविधताएं है उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, और उसी में उसको आगे बढ़ाना है, यही कहता है एनसीएफ, और सीटेड भी यही कहता है। तो सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। भैया बिल्कुल नहीं, अधिगम आप इंडिविजुअल कैसे कर सकते हैं, आध्यात्मिक होकर के इंडिविजुअल की नॉलेज तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक बेस होना चाहिए कि आध्यात्मिकता है क्या। पता चले हमें कि आध्यात्मिकता का मतलब हो गया कि भैया मतलब कि सारी चीज को समझ पाना। जैसे कृष्ण मोहन के पास आप जाते थे, तो जब भी उनके पास कोई समस्याएं जाते थे तो क्या अपने सया पर, नाक के सया पे लेटे रहते थे, और विष्णु भगवान, और उनको सब चीजें पता रहता था। तो वो आध्यात्मिकता है वो, ठीक ना। तो आध्यात्मिक उनका अपना एक तरीका है।
तो ऐसे आध्यात्मिकता पकड़ने के लिए या फिर किसी व्यक्तिवादी प्रक्रिया से अलगाव में चले जाएंगे तो आप कहाँ किसी ज्ञान को पकड़ पा रहे हैं। आपको कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। अधिगम का जो तरीका है, अधिगम जो जिस दिशा में बढ़ रहा है, जो देश जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसको कहते हैं अधिगम। अधिगम का पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब कि अधिगम का एक प्रक्रिया होगा ना कि ये अधिगम की तरफ जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो व्यक्तिवादी नहीं होगा। व्यक्तिवादी हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, ऑटोनॉमस हो जाएगा, उसकी व्यक्तिवादी सोच वहीं तक सीमित हो जाएगी कि हम भैया सर्वोपरि हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा नहीं करना ना, उसको एक आधार देना पड़ेगा। अलगाव में नहीं होगा, साथ में विकल्प होगा। ऑप्शन कट जा रहा है। अधिगम केवल कक्षा और भैया केवल कक्षा क्यों होगा भैया? ऐसा पॉसिबल है क्या कि सिर्फ क्लास में हम लर्निंग सीखेंगे? हमारे आस-पास, पास-पड़ोस छोटे बड़े लोग नहीं सिखाते हैं, हमारे करिकुलम नहीं सिखा पा रहे हैं, हमारे जो भी मतलब कि मित्र लोग हैं, जो हमारे कलीग्स वगैरह वो लोग नहीं सिखा पा रहे हैं सारी चीजें। अधिगम वहां से भी सीखते हैं, ठीक। तो हो सकता है कि तरीका अलग हो, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, वो अलग चीजें हैं। तो सीखने का तरीका केवल कक्षा में नहीं होता, अधिगम सिर्फ कक्षा में होती है, यानी ये भी आपका ऑप्शन उठ जाएगा। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। क्यों निष्क्रिय है भैया? बिना किए आप कैसे सीखेंगे? आप किसी कार्य को करें बिना सीख जाए आप, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने तो मतलब सर्वशक्तिमान तो नहीं है ना आप। ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। अधिगम अर्थ निर्माण, ठीक है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब होता है कि उसका कुछ मीनिंग हो, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, जो समाज के लिए प्रोडक्टिव हो, तो उसको कहते हैं अधिगम। अन्यथा वो अधिगम नहीं कहलाता, ठीक है। यानी आपका चौथा ऑप्शन सही आ रहा है, बाकी तीन ऑप्शन आपके बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 क्या रहा आपका? आ जा भाई। दिख रहा है? ठीक है। कह रहा है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और दो शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। अन्य की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट कि 12 वर्ष के उम्र तक, 12 महीने की उम्र तक जो बच्चे होते हैं वो दो शब्दों को और वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब मैक्सिमम ये चीजें देखा जा रहा है। ये पॉसिबिलिटी है, जनरलाइजेशन है, ये सामान्यकरण है, ये एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं अन्य कुछ लोग, हो सकता है ऐसा है कि 20 महीने की उम्र, 20 महीना बीत गया, 1.5 साल बीत गया है और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। हो सकता है कोई बच्चा की ये 12 कह रहा है, कोई बच्चा 9 महीने में भी सीख सकता है, बोल सकता है। भाई प्रक्रियाएं हैं और उसको सिखाने के तरीके हैं अपने अपने। ये हो सकता है, यानी ट्रू कह रहा है, ठीक ना। दूसरा देखते हैं, कह रहा है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। विकासात्मक प्रतिमान कह रहा है जो विकास का जो प्रतिमान है केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। तो देखिए, विकास के जो प्रतिमान है, मतलब विकास के अपने कुछ रूल्स वगैरह, कुछ नियम वगैरह, उनके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक है। मतलब एक कहा जा रहा है कि विकास का प्रतिमान ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भैया विकास का प्रतिमान पहले शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, फिर उसके बाद आपके प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, विकास का प्रतिमान है। एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है। तो विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और व्यक्तिगत बच्चों का विकास, लेकिन हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे बच्चे हैं उनका विकास नहीं कहते हैं कि भैया ये 12 ही साल में, जैसे आचार्य शंकराचार्य 12 ही साल में हमने सुना था कि उनको वो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। स्वामी विवेकानंद को अपने मतलब बारे में जानकारी प्राप्त हो गया था। और फिर आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आइंस्टीन है, उनके दिमाग को माना जाता है भाई काफी प्रतिभाशाली थे, कम उम्र में सारी चीजों को प्राप्त कर लिए थे वो। तो कहने का मतलब ये है कि विकास की जो प्रक्रिया है सबका एक कॉमन माना गया, लेकिन हो सकता है व्यक्तिगत बच्चे, कुछ बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। ये भी पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। ऐसा आपने देखा है, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो जा रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो जा रहे हैं। तो भैया ए और आर एक दूसरे की व्याख्या करते हैं और ए और आर दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना क्वेश्चन? इसमें थोड़ा टेक्निक है, समझने का प्रोसेस है ये सारी चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आजा भाई आजा। बच्चों के, अगला दिया क्वेश्चन, दिया बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? जो बच्चों में लंबाई हो रही है और जो वजन में वृद्धि है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन आते देखते हैं। मात्रा बढ़ रहा है,
गुड़ बढ़ रहा है, गुड़ की तो बात ही नहीं हो रही, गुड़ थोड़ी बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है तो उसकी मात्रा में विकास हो रहा है, वजन बढ़ रहा है तो इसकी मात्रा में विकास हो रहा है, भाव की तो बात ही नहीं यहाँ पर, लंबाई ना भाव है ना वजन भाव है। ज्ञान का मतलब होता है कि ज्ञान का बात था, तो भैया लंबाई और वजन ना संज्ञान से जुड़ा भी नहीं है ना वो ज्ञान है, वो तो इसका मतलब ये मात्रा की बात हो रहा था, वृद्धि की बात कर रहा था, वृद्धि। आप पढ़े होंगे कि डेवलपमेंट एक होता है और एक ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सारे क्षेत्र में होता है, जो ग्रोथ होता है वो उसके आकार भार अनुपात में चेंजेस वगैरह लेकर के आता है, तो ये आकार भार अनुपात की बात कर रहा है या मात्रा की बात हो रहा है, क्वालिटेटिव ना करके क्वांटिटेटिव की बात कर रहे थे, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव परिवर्तन आ रहा है उसके अंदर, तो इसका मतलब वृद्धि का पार्ट हो जाएगा और लंबाई वजन आपका मात्रा की बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए समझते रहिए थोड़ा सा और बहुत कठिन नहीं है सीटेट, बस समझने और समझाने का तरीका आपके पास अच्छा होना चाहिए, सब आप समझ जाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट पकड़िए क्या है क्या नहीं है, नहीं समझेंगे ना तो फिर हम भी चले जाएंगे और आप भी चले जाएंगे, फिर ना कोई समझाने वाला मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, जैसे होता ना एक कि एक तरीका उसमें बताते हैं अभी, चलिए। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है। हेंज वही जो लॉरेंस कोलबर्ग थे, उन्होंने अपने कहानी में हेंज को एक पात्र रखा था। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देते, अरुणिमा कोई लड़की, वो कहती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। तो कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा का जो नैतिक विकास का अवस्था है वो कौन सा होगा। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या किया था, कहानी थोड़ा सुना दें, सुन लीजिए कहानी। कहानी ये रहता है कि एक हेंज नाम का व्यक्ति रहता है, तो हेंज नाम के व्यक्ति की जो एक पत्नी रहती है वो किसी बीमारी से पीड़ित रहती है, तो बच्चे बैठे रहते हैं, हेंज कहते हैं कि वो लॉरेंस कोलबर्ग बच्चे बैठे रहते हैं उनको कहानी सुनाते हैं, और कई सारे बच्चे उसमें बैठे रहते हैं, कहते हैं उसमें बताते हैं बच्चों को कहानी में कि भैया एक हेंज नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसकी एक पत्नी रहती है, उसको एक बीमारी रहता है, तो बीमारी ऐसा रहता है उसके पास कोई इलाज नहीं रहता, जब उसके पास कोई इलाज नहीं है तो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास कहता है हमको इसका इलाज देते दवा दीजिए, तो डॉक्टर कहता है भैया भाई इस बीमारी का इलाज अभी तक हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। तो भैया हेंज कहता है कि ऐसा एक दवाई बना दीजिए और दवाई बन जाएगा फिर हम लेके चले जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा पैसा लगेगा तो उन चीजों को हम कर देंगे। तो वही कंपनी वाला अपना दवाई बनाता है, प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और वो फिर दवा लेकर क्या जाता है, फिर वो दवा हेंज जाता है, कहता है कि हमको हमारी पत्नी के लिए दवा दे दीजिए, कहता है मेरे पास पैसा नहीं दे दीजिए, तो कहता नहीं देंगे, तो क्या करता है हेंज वहां पर चोरी कर लेता है, चोरी करके अपनी पत्नी को खिला देते, उसकी पत्नी बची जाती है। कहानी ये सुनाई जा रही है, ये कहानी थी हिंद की, ठीक है, उसकी पत्नी की और हिंद के पात्र थी उसकी कहानी थी। अब बच्चों को सुना दिया जाता कहानी, अब बच्चों से पूछा जाता है भैया क्या अच्छा किया क्या गलत किया, नैतिक निर्णय क्या था, नैतिक विचार क्या था, नैतिक तर्क क्या था, ये सारी चीजें बच्चों से पूछा जाता है। तो ये कह रहे हेंज की दुविधा, यही में बच्चे दुविधा रहते हैं, अच्छा किया या नहीं किया अच्छा। हेंज की दुविधा को पेश किया जाने पर अरुणिमा कहती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए, कानून की बात हो रही है अब, स्थापित नहीं किया गया था, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, वह दवा चुराना सही नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। रुमेमा कहती है कानून तो कानून होता भैया, उसमें अब ये थोड़ी कहा कि आप दवा चुरा लेंगे पैसा नहीं है तो ये कह रही थी। तो कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा का जो नैतिक विकास का जो अवस्था है वो कौन सा होगा, तो उन्होंने 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बतलाए थे, तो 6 अवस्थाओं में कौन सा अवस्था पूछ रहा है वो देखते हैं। सामाजिक सरोकार की अवस्था तो नहीं होती है, सामाजिक सरोकार में क्या होता है, बच्चा क्या होता है सोचता है कि जो सामाजिक मानदंड वगैरह सामाजिक रूल वगैरह उसको मानना जाएगा ऐसा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नैतिकता की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है कहाँ गया, इस अवस्था में दवा लेना उचित नहीं हो, उचित नहीं की बात हो रही है ना, नैतिक विकास के बारे में बात हो रही है। दूसरा दिया है नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, ठीक है, ये ऑप्शन सही जा रहा था कि नैतिकता का विरोधाभास है वहां पर, कि उसकी नैतिकता उसको प्रायोरिटी दी होगी, बे चोरी कर लो, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार उसको, वो जो अवस्था है उसका नाम है अलोकतांत्रिकता। तीसरा दिया है दंड की ओर उन्मुखीकरण, दंड की ओर उन्मुखीकरण में क्या होता है कि वो हिंस डर जाता है, और डर जाता तो कहता है कि भैया हम दवा चोरी नहीं कर रहे, हम बहुत मारेंगे लोग हमको, है ना, तो वो दंड वाली कहानी इसमें नहीं जा रही है। तीसरा के यांत्रिक उद्देश्य, वही कह रहा है यांत्रिक उद्देश्य में क्या होता है लेन देन की अवस्था, आप हमको पैसा दीजिए हम आपको दवा देंगे, ये भी नहीं करता है, यानी ये भी आपका कर जाता है। दूसरा आपका सेकंड ऑप्शन नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकारों और लोकतांत्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या दिया। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं थोड़ा सा अलग होते हैं, अलग मतलब भी थोड़ा सा ज्यादा गॉड गिफ्टेड टाइप के हैं, तो सारी चीजों को समझने का उनके अंदर कौशल रहता है, ऐसा होता है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में
क्या कहीं सही है? तो प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। ठीक है, ये बात सही कह रहा है। सीखने के लिए जो उनके पास जोखिम वगैरह वहां से वो छूटे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। भाई ये भी ठीक है। आगे देखते हैं। ऑप्शन आपके पास चार सही जा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेटर ऑप्शन चुनना होता है। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। ये भी लगभग सही जा रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि भैया डिमोटिवेटेड हो जाए। ऐसा होता है कभी कभी। कभी कभी देखा कि आईएएस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया, प्रतिभाशाली था। ऐसा नहीं होता कि हमेशा खुशी रहे। ठीक है, चौथा देखते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उन्नत गति से सीखते हैं। ये सबसे सही जा रहा है कि मेन प्रतिभाशालिता शब्द का मतलब क्या हो गया कि उन्नत गति से सीखना है। हर चीज को बड़ी तेजी से सीख लेते हैं, बड़ी कम समय में सीख लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये होता है प्रतिभाशालिता का मतलब कि कोई बच्चा है कम समय में जल्दी से सीखने का प्रयास कर रहा है, इसको कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है, जैसे कि किसी का भी 8 साल में, किसी का 5 साल में, किसी का 10 साल में, किसी का 20 साल में उन सारी चीजों को प्राप्त कर लिया, सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया था। ऐसा होता है ना। तो कम समय में उन चीजों को सीखने की जो क्षमता होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों की क्षमता होती है। बाकी ऑप्शन आपके कट जाएंगे। आपको ऑप्शन एक ही मारने हैं, क्योंकि भैया वहां पे चार ऑप्शन देगा नहीं कि इसमें चार दिया नहीं। इसमें जब नहीं दिया तो आपको ऑप्शन एक ही चुने। सबसे बेटर ऑप्शन आपका ये वाला हो जाए। ठीक है, चलिए कर लीजिए ना। तो फिर इसके बाद आप लोगों को फिर मिलेगा नहीं अवसर। तो फिर ना हम मिलेंगे ना आप मिलेंगे। तो फिर ये दिल भी आपका लगेगा नहीं उम्र भर। ठीक है ना वो चीज। बीच में गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है लेकिन लगेगा नहीं। तो वही कहानी है, जब मिलेंगे नहीं ना फिर कुछ ना लगेगा। फिर हम सीखते रह जाएंगे, सीटेट कोई कॉन्सेप्ट बताने वाला नहीं रहेगा। फिर आप झेलते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, चा 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 चा, वहीं पे रह जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं। जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जिन पियाजे ने चार अवस्था बता दी, उम्र के आधार पर, संज्ञान के विकास के आधार पर और उसमें स्कीमा के डेवलपमेंट के आधार पर। ओके, तो ये कहते हैं कि जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो चार अवस्थाएं थी। पहला था संवेदी कामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मृत संक्रियात्मक अवस्था और चौथा था औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उन सारे अवस्थाओं में कुछ विशेषताएं थी, थोड़ा देखते हैं। वर्गीकरण और क्रमबद्धता। तो जो क्रमबद्धता की कहानी होती है ये आपके तीसरे स्टेज में होती है। बच्चा सीरियल वाइज किसी चीज को रख पाता है, उसको रैंडमली कई सारे आकार की चीजों को दे दिया गया तो बच्चा क्या करता है, सारे आकार को सिस्टमेटिक कर लेता है। वो तीसरी अवस्था का गुण होता है। ठीक है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था का पूछ रहा था, यानी ये तीसरी अवस्था का गुण हो जाएगा, ये कट जाएगा। संरक्षण और अमूर्त चिंतन। देखिए अमूर्त चिंतन दिया, अमूर्त चिंतन जो होता है वो आपके चौथे अवस्था का गुण है। ठीक है, चौथे अवस्था का गुण है, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसका नाम भी है ना। अच्छा, नकल और प्रतिवर्तिता। यहाँ पे नकल का मतलब होता है कि बच्चा नकल कर रहा है। हाँ, इमिटेटिव बिहेवियर ऐसा करता है, वो नकल कर रहा है कि भैया जो तुम करो वही चीज हम भी करेंगे। देखा बेटा पापा कहो पापा, पापा कहो पापा, तो कहता है पापा पापा, ऐसे कहता है ना वो। तो ऐसे हो तो नकल की कहानी होती है, यानी जीत प्याजे की कहानी भी है, पहला अवस्था हो जाता है। ठीक है, अच्छा चौथा कहता है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो जो जीववाद प्रतीकात्मक खेल वगैरह, सिंबॉलिक खेल वगैरह होता है, और जो जीववाद होता है कहता है कि अरे यार पापा हमको तो वो पत्थर ने हमको मार दिया था, उसको मारो पापा मारो। तो जीववाद वहां पे क्या करता है, बच्चा नेगेटिव चीजों में भी जो मतलब कि जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, उसमें भी जीव लगता है ढूंढने। तो ये दूसरे अवस्था का गुण होता है, इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये हमारा जीववाद हो, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतीकात्मक खेल वगैरह यहाँ पे खेलने लगता है। ठीक है, तो ये उम्र क्या होता है पता है ना? उम्र बताइए आप लोग कमेंट में मारिए, उम्र क्या होता है सेकंड वाले का एज। ठीक है, एज क्या होता है। चलिए ठीक है, तो ये आज पेपर हुआ आपका, और आज पेपर में थोड़ा सा आपको सीटेट के बारे में एनालिसिस भी मिल गया है, और साथ में आपको आज पेपर का आंसर आज ही मिल गया। ये ऐसा मान चलेगा पेपर जो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे थ्रू ये आंसर है, ये वेरीफाइड है, और ये फिर आयोग के भी आंसर यही आएंगे, इससे इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, यानी आयोग का ऑफिशियल आंसर की आपके सामने है, और फिर आगे भी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।